Hello guys, कैसे हो? Welcome all of you for today's class. Today we are going to start income tax amendment class number 2. Thank you so much for the lovely response that you gave in income tax amendment class 1. आज अपने स्टार्ट करेंगे income tax amendment class 2. ध्यान से पूरा वीडियो देख लो, पूरा ध्यान से समझना. एवरीथिंग आपको समझ में आएगा. नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, उसका नोट्स डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो और फिर ये वीडियो साथ साथ देखो. ठीक है, तो चल लास्ट क्लास गाइज हम लोग ने न्यू रेट ऑफ टैक्स पढ़ा था. लास्ट क्लास हम लोग ने न्यू रेट ऑफ टैक्स पढ़ा था. वहां पे मैं छोटा सा पॉइंट आपको फिर से हाईलाइट करना चाहता हूं. फिर से हाईलाइट करना चाहता हूं. मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 14 में आपको कोई भी अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. लेकिन गाइज उसमें एक बात आपको ध्यान रखने की दरकार है. अगर आप नहीं लिख पाए हो तो आप प्लीज उसके नोट कर लो. नहीं लिख सकते तो नोट कर लो, वरना ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लो. जो लोग भी न्यू रेट ऑफ टैक्स लेगा उनको एग्जेम्पशन फॉरगो करना पड़ेगा, उनको डिडक्शंस फॉरगो करना पड़ेगा. इसका हम लोग एक लिस्ट पढ़े थे, याद है? हम लोग एक लिस्ट पढ़े थे कि क्या क्या डिडक्शंस, क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या डिडक्शंस फॉरगो करना पड़ेगा. उसमें से हम लोग ने अलाउंसेस पढ़ा था, याद है? अलाउंसेस सेक्शन 10-14. तो सेक्शन 10 क्लॉज 14 में मुझे एक बात आपको करनी है. सेक्शन 10 क्लॉज 14 में गाइस बहुत सारा अलाउंसेस का एग्जेम्पशन आपको मिलता है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है, ट्राइबल एरिया अंडरग्राउंड अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस का आपको सेक्शन 10-14 दैट इज मेंशन्ड इन रूल 2BB उसका एग्जेम्पशन आपको मिलता है. राइट नाउ आपको बस एक बात मुझे आपको बताना है कि जो न्यू रेट ऑफ टैक्स में ऑप्ट करेंगे ना, उनको 10-14 का अलाउंसेस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस 4 अलाउंसेस. मतलब ये 4 अलाउंसेस मिलेगा. ये 4 अलाउंसेस फुल्ली अलाउएबल, ये 4 अलाउंसेस फुल्ली अलाउएबल फॉर न्यू रेट ऑफ टैक्स. न्यू रेट ऑफ टैक्स में जो ऑप्ट करते हैं उनको ये 4 अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ये 4 अलाउंसेस एक्सेप्शन है टू द मेन सेक्शन दैट इज 10-14. यानी सर नॉर्मल केसेस में तो मिलेगा ही, बट न्यू रेट ऑफ टैक्स को भी ये 4 अलाउंसेस का एग्जेम्पशन सरकार दे देगी. पहला अलाउंस है टूर अलाउंस या ट्रांसफर अलाउंस. अगर आप कोई टूर पे जा रहे हो और आपको उसका अलाउंस मिल रहा है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, लेकिन आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अगर आप न्यू रेट ऑफ टैक्स में जा रहे हो तो आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में तो मिलता ही था, न्यू रेट ऑफ टैक्स में भी इसको अलग से एग्जेम्प्ट किया गया है. डेली अलाउंस, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो आपको डेली अलाउंस आपका एम्प्लॉयर देता है फॉर योर डेली एक्सपेंसेस, उसका भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. कन्वेंस अलाउंस फॉर ड्यूटीज, आप घर से ऑफिस से ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अगर ट्रैवल करते हो तो आपको लोकल कन्वेंस, टैक्सी का भाड़ा, ओला उबर का फेयर, ये सब आपको अलाउंस मिलता है. राइट, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है टू द एक्सटेंट इट इज इंकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस. उसका भी आपको एग्जेम्पशन न्यू रेट ऑफ टैक्स में गवर्नमेंट अलाउ कर देगी. एंड लास्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड. जो याद होगा आपको 3200 पर मंथ मिलता है फॉर डेफ एंड हैंडीकैप्ड. मतलब जो डेफ ब्लाइंड लोग हैं उनको अगर आप एक एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है तो उनको फिक्स्ड एग्जेम्पशन अप टू 3200 पर मंथ मिलता है. ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में भी मिलता था और न्यू रेट ऑफ टैक्स में भी मिलेगा. फाइनल के क्लास कब स्टार्ट होंगे करोगे? फाइनल के क्लास भी यही है. अबे अखे घोष, फाइनल का क्लास में भी ये सेम अमेंडमेंट्स, फाइनल का अमेंडमेंट भी क्लास स्टार्ट फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है. तो टूर ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 4 अलाउंस 10-14 में न्यू रेट ऑफ टैक्स में भी मिलेगा. ये बात एकदम ध्यान से रखिएगा. ठीक है, बाद बाकी कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा. न्यू रेट ऑफ टैक्स में ये 4 अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. तो गाइस चलो, हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कल का क्लास में पढ़ लिया था. आज का क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ लिया था. आज के क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर 4 से, दैट इज एग्जेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स. टैक्स फ्री इनकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जेम्पशन के चैप्टर में ऐसा कौन कौन सा इनकम है जिसमें चेंजेस आया है. व्हाइट फाइनेंस एक्ट 2020. आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट 2020 में एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में क्या क्या चेंजेस आया है. तो ये एग्जेम्पशन 1034 सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है. सबसे इंपॉर्टेंट चेंज 1034 है. और आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो एग्जेम्पशन है 31 मार्च 20 तक ही था. 1 अप्रैल 20 से ये एग्जेम्पशन हट चुका है. डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी ऑन और आफ्टर 1/4/20 विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. हाउएवर अगर डिविडेंड में टैक्स लग गया है तो बात अलग है. तो फिर कंपनी अगर डिविडेंड में टैक्स दे दिए तो फिर शेयर होल्डर को नहीं देना पड़ेगा. लेकिन सर कंपनी भी क्यों देगी? 1/4/20 के बाद से 115 भी तो हट गया, कंपनी भी टैक्स नहीं देगी. तो अगर कंपनी टैक्स नहीं देगी तो शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा. इन इट्स अदर सोर्सेज फुल्ली टैक्सेबल 1034 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सिमिलरली अगर कोई म्यूचुअल फंड्स यानी यूनिट होल्डर्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स होल्ड करते हो और यूनिट्स म्यूचुअल फंड वाला आपको डिविडेंड इनकम दे रहा है ऑन द यूनिट्स विच यू आर होल्डिंग इन द म्यूचुअल फंड्स, तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है दैट विल ऑलवेज ऑल्सो बी टैक्सेबल ऑन और आफ्टर 1/4/20 या उसके बाद से ये डिविडेंड इनकम जो आपको मिल रहा है म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर से
म्यूचुअल फंड से ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जेम्पशन भी विड्रॉन हो चुका है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 क्लॉज नंबर 45। 10 क्लॉज नंबर 45 ये क्या था समझो पहले। सर ये ऐसा एग्जेम्पशन था जो आपको कभी पढ़ाया भी नहीं जाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये एग्जेम्पशन गवर्नमेंट साइलेंटली रिमूव कर दिया, एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं गया एग्जेम्पशन, बट फिर भी नॉलेज के लिए जानो क्योंकि फाइनेंस एक्ट 20 ने इसको डिलीट किया है। ठीक है, क्या एग्जेम्पशन था मैं आपको बताता हूं। कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ नोटिफाइड एग्जेम्पशंस मिला करता था यूपीएससी कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस आईआरएस ये सब ऑफिसर्स होते हैं ना यार, यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी कमीशन, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस का जो एग्जाम देते हैं और फाइनली आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो लोग होते हैं, वो लोग को सरकार एक नोटिफाइड अलाउंसेस के ऊपर एग्जेम्पशन प्राप्त देती थी, परक्विजिट्स पे एग्जेम्पशन देती थी, लेकिन अब वो डिलीट हो चुका है। वो लोग को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो लोग को उस पर टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, उन लोग को उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली 10 क्लॉज 45 बोल के एक सेक्शन हुआ करता था जो कि एग्जेम्प्ट करता था कुछ प्रिस्क्राइब्ड परक्विजिट्स और अलाउंसेस टू यूपीएससी चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट जो होल्ड करता था उनको भी फिक्स्ड अलाउंसेस परक्विजिट्स दिया जाता था, उनको अब नहीं एग्जेम्प्ट मिलेगा। पहले एग्जेम्प्ट होता था अप टू अ सर्टेन लिमिट, अब वो एग्जेम्पशन को डिलीट कर दिया गया। तो सर एक शॉर्ट याद रखना, 10 क्लॉज 45 में यूपीएससी के जितने मेंबर्स चेयरमैन है उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो अलाउंसेस का जो एग्जेम्पशन पहले ले लिया करते थे। ठीक है, तो 1034 हो गया, 1035 हो गया, 1045 भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये एक नया एग्जेम्पशन इंसर्ट किया गया है 1048C। ये एक नया एग्जेम्पशन इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स लॉ में, बहुत सिंपल है 1048C। अगर आपको याद होगा क्रूड ऑयल के ऊपर गाइस हम लोग ने बहुत सारा एग्जेम्पशन पढ़ा था, याद आ रहा है? क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग ने बहुत सारा एग्जेम्पशन पढ़ा था, 1048A, 48B, ठीक है, 48, ये 3 एग्जेम्पशन हम लोग ऑलरेडी क्रूड ऑयल के ऊपर पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 में। वैसे 48 में एक 48C भी इंसर्ट हो गया है, 48 में एक 48C भी इंसर्ट हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जहां पे 1048C में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। किसको एग्जेम्पशन मिलेगा पता है? एग्जेम्पशन मिलेगा इनको, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ISPRL। ये आपके MCQ नोट्स में पूछा जा सकता है और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार पढ़ के चला जाओ, एक बार देख के चला जाओ, कोई बिगड़ेगा तो नहीं, आपका एग्जाम में आ जाएगा तो रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, तो कोई भी अगर इनकम अराइज हो रहा है, किसको? एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ISPRL, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, बीइंग अ होली ओन्ड सब्सिडरी, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड विच कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डिवाइडेड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्री है। वैसे एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ऑयल एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, और उन्हीं का एक होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। उनको अगर कोई भी इनकम आता है because of the arrangement for replenishment of crude oil stored in its storage facility in pursuance of the directions of the central government के directions के हिसाब से अगर इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड अगर क्रूड ऑयल रिप्लेनिश करती है तो इन दैट केस उनसे उनको जो भी इनकम आता है ना, वो इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 1048C। एग्जामिनेशन में MCQ में इट कैन बी आस्क्ड और कोई चांसेस नहीं है इसको पूछने का, एक बार बस पढ़ के चलो, जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का कोई भी इनकम जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, विच इज कमिंग फ्रॉम क्रूड ऑयल रिप्लेनिशमेंट विच इज कमिंग एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शंस। लेकिन देखो ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपको समझना है गाइस कि वो ऐसा कौन सा केस है जहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन अरेंजमेंट इफ द क्रूड ऑयल इज नॉट रिप्लेनिश्ड। अगर क्रूड ऑयल रिप्लेनिश ही नहीं हुआ, अपने स्टोरेज फैसिलिटी में 3 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द क्रूड ऑयल वाज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ध्यान से, जिस साल, जैसे मान लो इस साल आपका क्रूड ऑयल रिमूव हुआ स्टोरेज फैसिलिटी से, अगर 3 साल के अंदर फ्रॉम दिस ईयर एंड अगर 3 साल के अंदर आपने अगर
इसको रिप्लेनिश नहीं किया, अगर 3 साल के अंदर आपने अगर इसको रिप्लेनिश नहीं किया तो फिर आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपका मिनिमम आपको मिनिमम कितना टाइम में करना पड़ेगा, तो 3 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं किए तो ये क्रूड ऑयल अगर आप 3 साल में रिप्लेनिश नहीं किए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑयल वाज रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज फैसिलिटी, अगर आप उसको रिसाइकल करके वापस से नहीं करे, रिप्लेनिश करके नहीं करे 3 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, और अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पशंस है इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं 1048 से। आई होप आप समझ गए होंगे, नोट्स एक बार वापस से देख लेना। सो गाइस दैट इज द सेकंड लास्ट एग्जाम्पशन। लास्ट एग्जाम्पशन आते हैं अपने, लास्ट एग्जाम्पशन आते हैं वो है इक्वलाइजेशन लेवी पे, वो है इक्वलाइजेशन लेवी पे। क्या है आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। सर नॉन रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विस, नॉन रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विस, कौन सा? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस। अगर हम नॉन रेसिडेंट को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं ना, तो जैसे टीडीएस कटता था ना, टीडीएस कटता है, वैसे इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर, इक्वलाइजेशन लेवी एक टैक्स है, एक फॉर्म ऑफ टैक्स है जो कि फाइनेंस एक्ट 2016 से आता है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2016 से आता है। इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो फाइनेंस, जस्ट 1 मिनट, इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो फाइनेंस एक्ट 2016 से आता है, ठीक है। और उसी के अंडर में उसका चार्ज है कि इक्वलाइजेशन लेवी बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अगर आप उसको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए, कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए आप पे करते हो, तो आपको 6% टैक्स एज इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। इट इज एज गुड एज टीडीएस, खाली नाम दे दिया इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ टैक्स। तो अगर ये इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर देता है तो इस पर्टिकुलर पर्सन को उस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। एज इट इज टीडीएस में भी अपने पढ़ते हैं। अब गाइस क्या हुआ पता है, अब ये नॉन रेसिडेंट के बारे में सोचो जिसको इंडिया से इनकम आया है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस से, तो ये 6% टैक्स तो इसके इनकम पे कट चुका है। तो सेक्शन 10 क्लॉज 50 यही बोलता था कि जिस सर्विस पे ऑलरेडी इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज हो रहा है, जिस सर्विस पे ऑलरेडी इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज हो रहा है, उस पे आपको इनकम वापस से टैक्सेबल इंडिया में नहीं करना। वो इनकम क्या हो जाएगा पता है, वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में एग्जम्प्ट, क्योंकि यार इक्वलाइजेशन लेवी कट गया ना यार, अगर इक्वलाइजेशन लेवी कट के गवर्नमेंट को मिल गया है तो फिर नॉन रेसिडेंट के हाथ में वापस आप इनकम क्यों टैक्सेबल कर रहे हो। तो यही क्लॉज 10 क्लॉज 50 बोलता था कि इनकम जो कि स्पेसिफाइड सर्विसेज से अराइज हो रहा है प्रोवाइडेड ऑन और आफ्टर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 16, जो कि इक्वलाइजेशन लेवी का पार्ट बोलता है, कम्स इनटू फोर्स एंड चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी, तो उसके ऊपर 1050 का एग्जेम्पशन दिया गया है, यानी नॉन रेसिडेंट के हाथ में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ इसमें क्या चेंज है मैं समझाता हूं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2016 ने एक छोटा सा चेंज किया इक्वलाइजेशन लेवी वाले प्रोविजन में, कि एक इक्वलाइजेशन लेवी और ऐड हो गया है जो 2% पे कटेगा ऑन सम स्पेसिफाइड सर्विसेज, दैट इज ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज। कोई भी ई कॉमर्स सप्लाई पे जो कि नॉन रेसिडेंट कर रहा है इंडिया में, या सर्विसेज का ई कॉमर्स सप्लाई कर रहा है, तो उस पे भी इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% कटेगा। तो बताइए मेरे को, अगर इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजन में चेंज आया, अकॉर्डिंगली नॉन रेसिडेंट का जो इनकम वाला प्रोविजन है सेक्शन 10 में, उसमें भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको पैरिटी में रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे इक्वलाइजेशन लेवी में चेंज आया, उसको पैरिटी में रखने के लिए नॉन रेसिडेंट का जो इनकम है, एग्जेम्प्टेड इनकम है सेक्शन 10 में, उसके ऊपर भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके ऊपर भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या चेंज है एक बार पढ़ते हैं फिर से। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन और आफ्टर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 16 कम्स इनटू फोर्स, जब से चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस 16 मतलब जब से इक्वलाइजेशन लेवी आया है, तब से लेके जो भी उसमें इनकम अराइज हो रहा है, और अराइजिंग, यहां से देखिए, और अराइजिंग फ्रॉम एनी ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेटेड ऑन आफ्टर 1 April 2021 एंड चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी अंडर दैट चैप्टर, ये जो इनकम होगा ये सेक्शन 10 क्लॉज 50 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सर ये जो बोल्ड किया हुआ है ना, खाली वो ऐड हुआ है, क्योंकि वही ई कॉमर्स सप्लाई जो है उस पर एक नया इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगा। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने उसको नॉन रेसिडेंट के इनकम से एग्जेम्प्ट कर दिया। सर इक्वलाइजेशन लेवी का सेक्शन क्या था, इक्वलाइजेशन लेवी का सेक्शन देखिए, चैप्टर
8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 16 से आता है, ठीक है। सेक्शन 163 ये फाइनेंस एक्ट 2016 में है, ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। मैं बता देता हूं, इक्वलाइजेशन लेवी एक तरह का लेवी है जो फाइनेंस एक्ट 2016 का सेक्शन नंबर 163 से स्टार्ट होता है। इसका प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं करना, बस इतना समझो कि सर इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 16 से गवर्न होता है, वहीं पे टैक्स लगाया जाता है नॉन रेसिडेंट के इनकम पे। तो अगर चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस 16 टैक्स लगा देता है नॉन रेसिडेंट के इनकम पे, तो नॉन रेसिडेंट के इनकम के ऊपर टैक्सेबल, वो टैक्स फ्री मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 1050। तो इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन में चेंजेस आया, वहां पे बोला कि नहीं, कोई ई कॉमर्स सप्लाई अगर किया जा रहा है बाई नॉन रेसिडेंट, तो इन दैट केस उसके ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी 2% डिडक्ट होगा। तो यार 1050 में भी चेंज करना पड़ेगा। 1050 में तो बस वो स्पेसिफाइड सर्विसेज के बारे में बात किया है, ई कॉमर्स सप्लाई के बारे में तो बात किया नहीं। तो अकॉर्डिंगली 1050 में इन्होंने ई कॉमर्स सप्लाई के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक किया इन लोगों ने, एक्ट में आज भी मिस्टेक है, टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है। 1421 लिखा हुआ था उसमें, जबकि ये होना चाहिए 1420, बिकॉज ये फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट है, 1420 से इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। बट इट इज अ टाइपोग्राफिकल एरर इन द लॉ, यू कैन जस्ट रेक्टिफाई इट, शुड बी 1420। बट मैंने आपको लॉ ही लिखवाया है, मैं आपको बता दिया हूं, एक इंटरप्रिटेशन इश्यू, क्योंकि 1420 से ही इक्वलाइजेशन लेवी लग चुका था इस सब सप्लाईज पे। तो डेफिनेटली इक्वलाइजेशन लेवी आपको इसमें काटना पड़ेगा 2% में। तो अकॉर्डिंगली ये प्रोविजन में भी चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था सारा एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस का बात खत्म, ज्यादा कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है सैलरी, वेरी वेरी सिंपल। सैलरी में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय एक अमेंडमेंट को छोड़ के, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेंडमेंट नहीं है वो भी सैलरी में। पहले याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 होता था, अब स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे सर 50 से बढ़ा दिया गया, नहीं बढ़ा है, अभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, डू नॉट वरी। तो सैलरी में क्या चेंजेस आया सर, हमें बताइए। सैलरी में बस एक ही चेंज आया है, सैलरी में जो एक ही चेंज है, नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी 6% अलग नहीं है, वही इक्वलाइजेशन लेवी 6% जो रेसिडेंट काटता है नॉन रेसिडेंट के इनकम में, तो 6% काट लेता है इक्वलाइजेशन लेवी रेसिडेंट, तभी तो नॉन रेसिडेंट के इनकम पे वापस इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि रेसिडेंट 6% काट लेता है, तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में वापस से वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ, यही चीज है। तो नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग को ये समझना है गाइस, अगर आपको याद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है किसमें पता है, एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एक है क्या बोलते हैं सुपर एन्युएशन फंड में, ठीक है, सुपर एन्युएशन फंड में, और एक है नेशनल पेंशन स्कीम में, अगर आपको याद है तीनों का प्रोविजन अलग अलग था, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो आपको याद होगा अप टू 12% ऑफ सैलरी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके बाद इट इज टैक्सेबल। किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। एम्प्लॉयर अगर आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे तो अप टू 12% ऑफ योर सैलरी इट विल बी एग्जेम्प्टेड, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। सुपर एन्युएशन फंड में भी हम लोग ने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपके अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में कर रहा है तो वहां पे अप टू 1,50,000, कुछ याद आ रहा है, अप टू 1,50,000 टैक्स एग्जेम्प्ट था, उसके बाद क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एनपीएस में भी एक प्रोविजन था, अगर आपको याद आ रहा है, 80CCD डिडक्शन, यहां पे भी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता था किसमें, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा। ये हम लोग पढ़ लिए थे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% का डिडक्शन मिलेगा, और अदर एम्प्लॉय है तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो यार लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में, और अभी क्या चेंज है ये भी मैंने लिख दिया, ताकि आपको याद रहे कि पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों को आप कंपेयर कर पाओगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोविडेंट फंड अप टू 12% ऑफ सैलरी वाज एग्जेम्प्ट, 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन में आपको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सुपर एन्युएशन फंड में है तो 1,50,000 से ज्यादा अगर देता था तो आपको टैक्स देना पड़ता था, एम्प्लॉय को उसमें टैक्सेबल परक्विजिट आ जाता था। थर्ड, एम्प्लॉयर अगर नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है अंडर सेक्शन 80CCD2 एक्सीडिंग 14% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूटेड बाय
एनी अदर एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल होता था। अब गवर्नमेंट क्या कर दिया, गवर्नमेंट सोचा अरे कोई प्रोविडेंट फंड का भी अलग से एग्जेम्पशन ले रहा है, पेंशन स्कीम का भी अलग से एग्जेम्पशन ले रहा है, डिडक्शन ले रहा है, सुपर एनुएशन फंड का भी अलग से कर रहा है, तो तीनों में तो उनको एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोला एक काम करना पड़ेगा, एक अपर लिमिट फिक्स करना पड़ेगा। क्या बोला पता है, एक अपर लिमिट फिक्स करना पड़ेगा कि एक तीनों मिला के 7,50,000 तक अगर तुम कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी एम्प्लॉयर अगर एक एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में, पेंशन स्कीम में और सुपर एनुएशन फंड में तीनों मिलाकर अगर 7.5 लाख तक ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है एक साल में, आई रिपीट, एम्प्लॉयर अगर पेंशन स्कीम में, प्रोविडेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और सुपर एनुएशन में तीनों मिला के अगर 7,50,000 तक कंट्रीब्यूट करता है एक साल में एम्प्लॉयर, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन 7,50,000 से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन चला गया, इररिस्पेक्टिव की बात बाकी में एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है, जैसे मान लो आप 1.5 लाख का तो वहां ले लिए, एनपीएस में आप तो 10% ऑफ सैलरी, कितना भी अमाउंट हो सकता है ना, इट कैन बी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिडक्शन कैन एक्सीड एनी अमाउंट। इनफैक्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में भी 12% ऑफ सैलरी वाला फिगर तो 2, 4, 5 लाख हो सकता है ना। तो सरकार ने बोला कि नहीं, ये तीनों मिलाकर एक स्टैंडर्ड लिमिट होगा। स्टैंडर्ड लिमिट मतलब तीनों का ओवरऑल सीलिंग लिमिट होगा। जैसे 80G में एक सीलिंग लिमिट है, वैसे यहां पे भी सेक्शन 17 ने एक सीलिंग लिमिट कर दिया, और वो सीलिंग लिमिट क्या पता है, 7,50,000। 7.5 लाख से ऊपर जाते ही टैक्स कर देना पूरा। जैसे मान लो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तीनों मिला के 10 लाख है, तो याद रखना 2.5 लाख टैक्सेबल है, 2.5 लाख आपके हाथ में टैक्सेबल है, 7.5 लाख से बेसी नहीं किया जा सकता है। यानी एक तरह का ओवरऑल लिमिट है। आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे, देखिए ध्यान से, ऐसा मत समझना कि 12% हट गया है, ऐसा मत समझना कि 14% हट गया है, ऐसा मत समझना कि 1.5 लाख। आप बात समझ रहे हो, बात यह हो रहा है कि सर इन तीनों का सरकार ने एक कंबाइंड अपर लिमिट दे दिया है। इन तीनों का सरकार ने एक कंबाइंड अपर लिमिट दे दिया है, जो बोलता है कि द अमाउंट और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द एससीसी बाय द एम्प्लॉयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन अ स्कीम अंडर 80CCD1, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको कंट्रीब्यूशन में जो आपको डिडक्शन मिलता है, एंड एक सुपर एनुएशन फंड, ये तीनों मिला के टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7,50,000 इन अ प्रीवियस ईयर, इसको हम परक्विजिट मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, परक्विजिट मानेंगे। तो अगर 7.5 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो ध्यान रखना ओवरऑल सीलिंग लिमिट भी है। तो तीनों जब एक सम में रहेगा ना, तो देखना तीनों में आप कितना कितना एग्जेम्पशन ले रहे हो। कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा होते ही यू हैव टू फुल्ली टैक्स इट। कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा होते ही यू हैव टू फुल्ली टैक्स इट। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो 7.5 लाख तक एक कंबाइंड ओवरऑल सीलिंग लिमिट दे दिया, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब गाइज मुझे बताइए, ऑब्वियसली प्रोविडेंट फंड से भी आप इंटरेस्ट कमाते हो, राइट। सुपर एनुएशन फंड से भी हो सकता है आपको कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट मिले, जैसे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या कोई भी रिटर्न मिल रहा है फ्रॉम दैट फंड विच यू हैव केप्ट मनी। अब सपोज आपका पैसा एक फंड में पड़ा हुआ है, तो उस रिटर्न तो आएगा ना, चाहे इंटरेस्ट आए, चाहे डिविडेंड आए, चाहे कोई भी तरह का कैपिटल अप्रिसिएशन आए, राइट, कोई भी अप्रिसिएशन आए, तो इन दैट केस ये वाला भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। आई मीन टू से एनुअल एक्रीशन फ्रॉम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एनुअल एक्रीशन, और आपका सुपर एनुएशन फंड का एनुअल एक्रीशन, ये तीनों से आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कोई भी अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर आ रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, to the balance at the credit of the fund shall be treated as a perquisite to the extent it relates to the employer contribution to the above funds which is included in the total income। यानी बोलना चाह रहा है कि जितना भी एनुअल अक्रीशन आपका ये सारे फंड में होगा ना, ये अपने आप क्या होगा, जितना फंड का बैलेंस एनुअली इंक्रीज होता रहेगा, उतना आपका इनकम भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसमें कोई नया बात तो है नहीं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो एक ओवरऑल सीलिंग लिमिट भी आ गया, 7.5 लाख से ऊपर होते ही आपको फ्रीज हो गया, यू कैन नॉट क्लेम मोर देन 7,50,000। अगर आपका 7.5 लाख से ऊपर आ रहा है तो एक्सेस टैक्सेबल होगा। तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा आपका इंडिविजुअल एग्जेम्पशन जो आप ले रहे हो, आप जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो तीनों मिला के 7.5 लाख से ऊपर अगर जा रहे हैं तो बैलेंस को टैक्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बस गाइस ये एक सिंपल सा अमेंडमेंट था सैलरी में, खाली एक कंबाइंड अपर सीलिंग लिमिट आया है और कुछ इसमें नया बात नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूंगा ना, आपसे कुछ बेसिक फंडामेंटल अमेंडमेंट्स पहले डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हमारा आने वाले चैप्टर्स में है, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट अगर हम पहले डिस्कस कर लेंगे ना, तो उससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग पीजीबीपी में आते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं,
ये नॉट रेलिवेंट, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट मैंने लिखा है सेक्शन 35 में, ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आप इसको प्लीज खाली एग्जाम में एक बार प्लीज एक बार एग्जाम के पहले रीड कर लेना। ये जो एक नोटिफिकेशन, ये एक तो सेक्शन 35 है जो साइंटिफिक रिसर्च का बात करता है, ठीक है। जो सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च का बात करता है, बिल्कुल भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आप प्लीज एक बार इसको रीड कर लेना, ज्यादा रेलिवेंट आपके एग्जाम में ये नहीं है। एक बार ये रीड कर लेना कि सेक्शन 35 में इन शॉर्ट बेसिकली जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन होते हैं उनके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, उसको अब क्या कर दिया इन्होंने, विदड्रॉ कर दिया। बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, मुझे एक बार देने का मन था जो मैंने एक बार दे दिया, ताकि आप एक बार रीड कर लो। रीड करने में क्या है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार खाली रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी बात करता है क्या, याद है, स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में। सेक्शन 35 एडी बात करता है स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में। अगर आपको याद है कि आपको डिडक्शन मिलेगा 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच यू इंकर ड्यूरिंग द बिजनेस। कैपिटल, yes, all these amendments are to be studied for May June 21 exam. yes, you are correct. सेक्शन 35 AD का जो स्पेसिफाइड बिजनेस का हमें डिडक्शन मिलता था, याद है पीजीबीबी में बहुत सारे लिस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, उसमें खाली क्लैरिफिकेशन दिया है सरकार ने। सरकार ने बोला कि ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए 35 एडी में एक बिजनेस, अगर आपको याद होगा कि सेटिंग अप हॉस्पिटल्स, ठीक है, सेटिंग अप हॉस्पिटल, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, सेटिंग अप एग्रीकल्चरल वेयर हाउसेज, सेटिंग अप एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 35 एडी वाला बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको 35 एडी का डिडक्शन लेना ही पड़ेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, यही चीज क्लैरिफाई की है। इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल। तो क्योंकि रीडिंग से ये लग रहा था कि अगर आप वो बिजनेस करते हो तो आपको 35 एडी का डिडक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, इट इज ऑप्शनल। जैसे टैक्स हॉलीडेज 80IA 80IB 80IC, ये क्या है, ये सब ऐसे डिडक्शन टैक्स हॉलीडेज है। अगर आप वो सारे बिजनेस एक्टिविटीज करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं चाहिए तो मत लीजिए। आप तो एनीवेज उसको रिटर्न जब तक फाइल नहीं करोगे तब तक आप वो डिडक्शन ले नहीं सकते, तो दैट इज ऑप्शनल। सिमिलरली स्पेसिफाइड बिजनेस का भी सेक्शन क्या ऑप्शनल है, कुछ चेंज नहीं है, खाली ये बता दिया कि 35 एडी का जो स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन है वो ऑप्शनल है, बस और कुछ नहीं। तो देखो, प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन, द वर्ड इज ऑप्शन टू द एसएससी फॉर नॉट अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। डिडक्शन अंडर 35 एडी शैल बी मेड ऑप्शनल एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी ऑप्टेड। जरूरी नहीं है करना, लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं है। बिकॉज देखिए 35 एडी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है, अगर आप नहीं फुलफिल करना चाहते तो आप नॉर्मल बिजनेस में आ जाओ, आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं जाना, मत जाओ, जरूरी नहीं आपको डिडक्शन क्लेम करना। समझ गया मेरा बात, यही चीज है। नो डिडक्शन on expenditure shall be allowed in respect of expenditure incurred under any other section in any previous year or section 35AD in any other previous years if the deduction has been claimed or opted by the SSE and allowed to him under this section। basically ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप 35AD में डिडक्शन नहीं ले सकते अंडर 35AD, अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया है 35 एडी को छोड़ के किसी दूसरे सेक्शन में, या फिर आप ऑप्ट ही कर रहे हो एंड आपको ऑलरेडी 35 एडी में डिडक्शन मिल चुका है। इन शॉर्ट बेसिकली ऐसा समझो, अगर आप 35 एडी में डिडक्शन ले रहे हो ना तो आप कोई सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मान लो आप 35 एडी में डिडक्शन लिए ही नहीं, ऑप्ट ही नहीं किया 35 एडी में लेने के लिए, तब आप दूसरे सेक्शन में डिडक्शन बिल्कुल ले सकते हो। तो इन शॉर्ट 35 एडी को क्लैरिफाई किया गया, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है ना। 35 एडी आपके लिए कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल, अगर आप लेना चाहो तो लो, वरना मत लो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज मैं आपको बोला था ये अमेंडमेंट मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अभी प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट मानो, और मेरे को कुछ 2-4 अमेंडमेंट आपको कराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर वो मैं आपको अमेंडमेंट नहीं समझाऊंगा ना तो अभी बाकी के सारे अमेंडमेंट्स उसी से लिंक्ड है, आपको नहीं समझ में आया। क्या होता है ना गाइज, इनकम टैक्स लॉ में अगर एक प्रोविजन को चेंज किया जाता है तो हो सकता है उसके कारण बहुत सारे प्रोविजन इंपैक्ट हो जाते हैं, और ये फाइनेंस एक्ट 20 में एग्जैक्टली यही हुआ है। कुछ ऐसे धाकड़ प्रोविजंस में चेंज आया है जिसके कारण बहुत सारे प्रोविजंस में इंपैक्ट हो गया है। तो मैं तो आपको सारा प्रोविजन पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको मास्टर प्रोविजन ही बता दूं कि जिससे वो चेंज का जरूरत पड़ा प्रैक्टिकली, देन आपके लिए और इजी हो जाएगा, कि सर बताइए ऐसा वो कौन सा मास्टर सेक्शन है जिसको अमेंड करने से बाद बाकी सारे सेक्शंस में इंपैक्ट आ चुका है। मैं आपको बताता हूं, वेट करिए, हम चलते हैं एक बार नीचे चलते हैं, प्लीज गिव मी सम टाइम, एक बार नीचे चलते हैं। कहा गया
यस, ये है वो, ये है वो, देख लीजिए ध्यान से। वो चैप्टर का नाम है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, जिनके पास नोट्स है पेज नंबर 26। चैप्टर का नाम है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, और उसमें जो चेंज है मैं भी डिस्कस कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। सेक्शन 139(1) का कुछ याद आ रहा है, ड्यू डेट। सेक्शन 139(1) में आपको सबको ड्यू डेट पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता था। सेक्शन 139(1) में आपको ड्यू डेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता था। वो ड्यू डेट्स क्या थे, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एनी अदर एसएससीज के लिए 31 जुलाई, कंपनीज के लिए टैक्स ऑडिट एसएससीज के लिए, एक वर्किंग पार्टनर जिसका जो एक ऐसे फर्म में है जिसका टैक्स ऑडिट होता है, तो उस वर्किंग पार्टनर का भी 30 सितंबर हुआ करता था ऑफ द असेसमेंट ईयर। कोई भी एसएससी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है उसके लिए हुआ करता था, याद आ रहा है कुछ, कोई भी एसएससी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है उसके लिए हुआ करता था 30 नवंबर। तो सर 31 जुलाई, 30 सितंबर और यहां पर 30 नवंबर, ये 3 ड्यू डेट हुआ करता था। ये तो आज भी है बट ये हट चुका है। 30 सितंबर को इन्होंने क्या कर दिया, बस 31 अक्टूबर। 30 सितंबर को इन्होंने क्या कर दिया पता है, 31 अक्टूबर, यानी एक महीना बढ़ा दिया है, एक महीना बढ़ा दिया है। यानी अब 30 सितंबर का कोई रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट का लिमिट नहीं है, जो है 31 अक्टूबर है। यानी पहले जो आप पढ़ते थे ना कंपनी के लिए 30 सितंबर, वो हो गया 31 अक्टूबर। पढ़ते थे ना कोई भी टैक्स ऑडिट एसएससी के लिए जिसका ऑडिट होता है बुक्स, उनके लिए भी 30 सितंबर, वो भी हो गया क्या, 31 अक्टूबर। तो द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर स्पेसिफाइड एसएससी इज 30 सितंबर ऑफ दिस असेसमेंट ईयर। ये इसको चेंज करके इन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया। ध्यान रहे 31 जुलाई एज इट इज है और 30 नवंबर भी एज इट इज है, चेंज खाली बीच वाला डेट में है, दैट इज 30 सितंबर। इसमें सरकार को लगता था कि 30 सितंबर थोड़ा जल्दी हो जाता है, चलो एक महीना और दे दो। हर बार तो यार प्रैक्टिकली यही होता है, सरकार गवर्नमेंट कभी भी 30 सितंबर के बाद कुछ ना कुछ कभी ना कभी डेट्स को एक्सटेंड कर ही देता है। अब सरकार बोली अब डेट्स एक्सटेंड करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी, 31 अक्टूबर तक आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स अपना सेक्शन 139(1) में फाइल कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है 31 अक्टूबर तक आपको वो फाइल करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न in section 139(1) by 31st October of the assessment year. You have to file income tax return by 31st October of the assessment. Change number 1. Change number 2. If you remember, we had studied in section 139 subsection 1 the concept of working partner. Just now I have told you कि a working partner who is working in a firm and whose accounts are required to be audited, for them also the due date was 30th September. Now it is supposed to be what? 31st October, because 30th September due date does not exist. The due date has been changed to 31st October. So now I am telling you कि जो due date आपका जो वर्किंग पार्टनर, whatever वर्किंग पार्टनर के लिए प्रोविजन था ना, वो वर्किंग वर्ड को हटा दिया गया है। That working partner word is removed. यानी any partner. The term is any partner. If I am working in a firm and I am any partner, if I am working or non-working, for me the due date will be 31st October. So a partner of a firm whose accounts are required to be audited under this act or any other law, for them their required return due date is 31st of October. For them the due date of filing return is 31st of October. उनके लिए due date क्या है, 31 अक्टूबर है। तो requirement of working partner is removed with effect from Finance Act 20. Something which we had studied last time कि no working partner should be there. No, now the requirement of working partner is removed. Any partner. Now say any partner of the firm whose accounts are required to be audited, for them also the due date will be 31st of October. So this is the change. I hope you understood. Okay. Next change is in signing return of income. बहुत simple है. It's not any rocket science. Who signs return of income? We know individual के लिए individual signs, or any authorized person. Partnership firm के लिए designated partner. Company के लिए managing director. If there is no managing director, any director, right? If for a partnership, for a LLP, designated partner. For partnership firm, managing partner. If there is no partner, any partner. If there is no managing partner, any partner. तो यहां पे गवर्नमेंट ने सेक्शन 140 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज, ओनली फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज,
अ पर्सन, इफ अ पर्सन इज अ कंपनी, इफ अ पर्सन इज अ कंपनी, कंपनी के केस में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट साइन और वेयर देयर इज नो एमडी, व्हाट विल यू डू? देन ऑब्वियसली एनी डायरेक्टर विल साइन. ये तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इसमें तो कोई चेंज नहीं है. बट चेंज क्या है? आई हैव बोल्ड इट, आई हैव मेड इट highlighted in bold. Or any other person prescribed for this purpose, central government will prescribe. Who will be that person? ये पर्सन कौन होगा? जो पर्सन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, बट अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, लॉ में लिखा गया है. तो जो लॉ में लिखा गया है वो आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि एनी प्रिस्क्राइब पर्सन कैन ऑल्सो साइन द रिटर्न ऑफ द कंपनी इन केस द कंपनी डज नॉट हैव एनी मैनेजिंग डायरेक्टर. क्लियर है? देन LLP, same. If LLP does not have designated partner cannot sign. Then any partner or any prescribed person for this purpose or any other person as may be prescribed. यानी in that case कोई भी person जो prescribe होगा for this purpose they can sign. जो भी पर्सन प्रिस्क्राइब होगा फॉर दिस पर्पस दे कैन साइन, वो लोग साइन कर सकते हैं रिटर्न. आई होप यू अंडरस्टूड. और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पस, वो लोग रिटर्न साइन कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा क्या इजी हो गया कि यार डायरेक्टर नहीं है तो कोई और कर देगा, वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं तो कोई और कर देगा. सो एनी पर्सन हु इज प्रिस्क्राइब. सो दिस हैज बेसिकली डन ईज ऑफ कंप्लायंस बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंसेस एंड डेफिनेटली हैज इंप्रूव्ड द बेटरमेंट फॉर द टैक्स पेयर्स. तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. 31 अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज बीन चेंज्ड फॉर रिटर्न फाइलिंग. ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है. 31 अक्टूबर. ओके सर, ये हम चेंज आपको पढ़ा दिया. अब आते ऊपर, फटाफट आए, अब ऊपर आते हैं. अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चेंज मुझे सेकंड अमेंडमेंट कराना है. वो सेकंड अमेंडमेंट का इंपैक्ट बहुत जगह है, ट्रस्ट मी, बहुत जगह. यस, very important for your examination, trust me guys. Very important change, very important change, and this change is a welcome change. This change is a welcome change. I repeat, this change is a welcome change. What is the change? Listen to me very carefully. Sir, tax audit, section 44AB. सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्जाम के लिए, very इंपॉर्टेंट फॉर द टर्म ऑफ May June 21, and I am very sure that question will come from this section. 44AB is a very important section for your examination. लिख लो इसको, अच्छे से मार्क कर लो. पहले क्या था 44AB, उसको समझो. सर 44AB is basically tax audit report which provides that any person who is required to get his accounts audited under Income Tax Act. Who are the persons who are required to be audited under Income Tax Act? The provision goes like this. Every person who is into business, every person who is carrying on any business and his turnover exceeds 1 crore, his turnover exceeds 1 crore in a financial year, his turnover exceeds 1 crore in a financial year, उनको tax audit कराना पड़ेगा. Similarly, if a person is carrying on any profession and turnover exceeds, I mean gross receipts exceeds 50 lakhs in a financial year, they have to get their account audited. But yes, if a person is opting for presumptive taxation scheme, if a person is opting for presumptive taxation scheme, that is 44AD. If a person is opting for presumptive taxation scheme, that is 44AD, their turnover cannot exceed 2 crores. So if their turnover is not exceeding 2 crores and they're opting for presumptive taxation scheme, even then they can opt for, even then they are not required to get their accounts audited. मतलब जो presumptive taxation scheme opt करके रखे, for them the threshold limit is 2 crores. ये already आप पढ़ चुके हैं. I'm not telling you something new. If I am claiming my income lower than presumptive taxation scheme, if I am saying that no, my income is not even up to presumptive taxation scheme वाला income, that is 8% or 6%, then I have to get my accounts audited. ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. सर नया बात क्या है बताइए? नया बात ये गाइस, गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड डिजिटल ट्रांजैक्शंस. Government has promoted digital transactions. Trust me guys, government has promoted digital transaction. Government has told that, government has provided that this threshold limit of 1 crore will increase to 5 crore. Oh my god. Sir, my turnover is not exceeding 5 crore. Then also I don't have to get my account audited. Oh my god, such a beautiful, important change for examination. If my accounts, I don't have to get my accounts audited. Wow. Bolo wow. If my turnover is not exceeding 5 crores. Oh my god, sir, पहले जो 1 करोड़ की लिमिट थी 5 करोड़ हो गई है. हाँ भाई हाँ. लेकिन nothing comes for free. There is a very important condition. And if you listen to that condition, you will understand. Yes, you deserve to get that higher limit.
नॉर्मली टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ ऑडिट कराना पड़ेगा। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रोफेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खाली प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज ओनली फॉर बिजनेस। इफ आई एम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एंड माई टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, आपको एमसीक्यू में आएगा, यू आर नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, मे और मे नॉट बी। आंसर इज मे और मे नॉट बी। पहले था ऑलवेज। नाउ इफ आई एम fulfilling some condition, if I'm doing majority of my transaction digitally, government will tell me no, up to 5 crores of turnover, no tax audit required. Oh my god, that's such an amazing provision. Sir, आप condition बताओ, simple बात बताता हूं, एकदम simple mathematics. Government is telling you the year for which you are determining the provision, as in आपके लिए अगर previous year 2021 है, which is for your examination relevant year, तो उस साल में वॉट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग, गवर्नमेंट इज टेलिंग दैट अप टू 95% शुड बी थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी मैक्सिमम 5% कैन बी कैश। ओ माई गॉड, अब समझ में आया? अगर आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ योर टर्नओवर समथिंग विच यू आर रिसीविंग इज 3 करोड़, you are doing business, turnover, you are doing sales, you are receiving 3 crores, government is telling maximum 5% of this 3 crore you can take in cash, maximum. This cash revenue of this 3 crore should not be more than 5%. If that is the case, welcome. If that is not the case, get lost. मतलब 1 करोड़ में जाइए, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ तो भैया मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा? आप जो भी रेवेन्यू रिसीव कर रहे हो, मैक्सिमम उस साल का जो रेवेन्यू हो 5% कैश में होना चाहिए, मैक्सिमम। यानी सर उल्टा वे में सोचो, 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कैश 5% से ज्यादा हुआ तो 5 करोड़ का टैक्स ऑडिट लिमिट भूल जाइए, 1 करोड़ से ज्यादा होते टैक्स ऑडिट करा लीजिए। यानी एक प्रिविलेज क्लास के लिए, जो लोग अपना डिजिटल, सर बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो डिजिटली मैनेज करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया है, सिंपल सा फंड यही है। लेकिन साथ ही साथ आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो आप पैसा पे भी तो कर रहे हो। सेम फंडा पेमेंट में कि वॉट एवर इन दिस ईयर आई हैव मेड एनी पेमेंट्स, my maximum amount of cash should not exceed 5%. यानी सर शॉर्ट में एक ही बात है, cash receipts and cash payments, I repeat, cash receipt and cash payment both should not exceed the 5% of the total. अगर मैं 2 करोड़ भी पे कराऊं, जितना भी पेमेंट करूं, उसका 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। उसका 5% से ज्यादा should not be in cash. If both the conditions are fulfilled, then your tax audit limit will be increased to 5 CR. Your tax audit limit to increase to 5 CR. No tax audit if your turnover does not exceed 5 CR. Let's read. Every person carrying on business and his total sales, turnover or gross receipt exceeds 1 crore are liable to get his accounts audited by an accountant. Clear hai? Sir, this is nothing new. Now the new thing will happen. The threshold limit will increase to 5 crore for a person whose aggregate of all the amounts received, including amount received for sales, turnover or gross during the financial in cash does not exceed 5% of the said amount. यानी जो कैश रेवेन्यू है वो 5% ऑफ द एग्रीगेट एक्सीड नहीं कर रहा है। सिमिलरली, एंड aggregate of all payments made, including the amount of expenditure incurred in cash during the previous year, should not exceed 5% of the payment. टोटल पेमेंट जितना भी किया, 2 करोड़ का पेमेंट किया ना भाई, तो उसका मैक्सिमम 5% आपका कैश में हो सकता है। बात बाकी ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं है, 1 करोड़ का लिमिट में आ जाइए, 5 करोड़ लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन 44B में एक वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, जो 1 करोड़ 5 करोड़ का मैंने आपको बताया, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? थम्स अप बताइए, थम्स अप पक्का सब समझ में आ रहे हैं ना? ओके सर, दोबारा सबसे ऐसा चेंज जो पूरा इनकम टैक्स एक्ट को हिला कर रख दिया, ऊपर से नीचे इनकम टैक्स एक्ट को हिला कर रख दिया फाइनेंस एक्ट 20 ने, वो चेंज आपको समझना पड़ेगा। और यही वो चेंज है
जिसके कारण बहुत सारे सेक्शंस में चेंज आया गाइस। यही वो चेंज है जिसके कारण बहुत सारे सेक्शंस में चेंज आया। और मैं आपको ये अमेंडमेंट बता देता हूं, ये जो अमेंडमेंट आज मैं पढ़ाऊं ना टैक्स ऑडिट, you will find majority of the sections which I am going to teach you after this that will have a reference of section 44AB, because that's a very important change. Many sections in TDS, many sections in TCS, many sections in PGBP chapter is linked to this section 44AB, and you will understand that. जब हमने पढ़ेंगे you will understand that. तो 44AB में चेंज आया है। सबसे पहले दो लिमिट कर दिया 44AB में इन बिजनेस ओनली। 1 CRB है, 5 CRB है। 5 CR is for digital transactions, 1 CR is for others। समझ गए क्या आप? 1 CRB है, 5 CRB, तो इसमें कंफ्यूजन आ सकता है एसएससी को, आगे जाके कंफ्यूजन आ सकता है, बट वो कंफ्यूजन को भी दूर किया गया है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये समझो गाइस, पहले क्या था ना, आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती थी। यू हैव टू गेट योर टैक्स ऑडिट, you have to get your, or you have to get your accounts audited under tax, that is tax audit. The due date of tax audit was with return of income, मतलब जब आपका रिटर्न फाइल हो रहा है उसी के साथ भी आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल होगा। You have to submit it to the government of India कि this is my tax audit which I have got it audited by my chartered accountant, see my audit reports. Along with its return you will prepare and submit both together. Now होता क्या था, tax audit itself is a big cumbersome process and filing return of income is also big cumbersome process। बहुत सारा compliances है जिसका एक ही साथ आपको 30 सितंबर तक जमा देने बोलता था ये लोग कंपनी के लिए, बिकॉज 31 जुलाई एनी अदर एसएससी उनको कोई टैक्स ऑडिट कराना नहीं है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में करते हैं वो 30 नवंबर तक करते ही हैं। बट व्हाट अबाउट टैक्स ऑडिट? सर टैक्स ऑडिट ऑलवेज यूज्ड टू बी फाइल्ड along with your return, that is either 30th September or 30th November. But now the thing is, sir, your return filing due date has been extended. याद है टैक्स ऑडिट एसएससी के लिए ही चेंज आया था, विच इज 31 अक्टूबर। यानी क्या सर, ध्यान से समझिएगा, पहले क्या था और अभी क्या है टैक्स ऑडिट में। पहले आपका रिटर्न फाइलिंग डेट भी 30th सितंबर था, आरओआई डेट वाज आल्सो 30th सितंबर, एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, मैं इसको टीएआर मेंशन करना हूं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी 30th सितंबर होता था। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी 30th सितंबर होता था, रिटर्न ऑफ इनकम भी 30th सितंबर होता था। अब क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st अक्टूबर। रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st अक्टूबर। नाउ इफ रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st अक्टूबर, आपके दिमाग में आएगा कि सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी अगर 31st अक्टूबर ही कर देंगे तब तो सर वही पहले जैसा प्रोविजन हो गया, सेम टाइम प्रेशर रहेगा। 31st अक्टूबर की डेडलाइन है, यू हैव टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। गवर्नमेंट फिर पागल हो जाएगा, फिर एसएससी पागल हो जाएगा। गवर्नमेंट तो क्या पागल, एसएससी पागल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, बहुत अच्छा काम किया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट को वही रखा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं किया, बट रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया, दैट इज 31st अक्टूबर। रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड टू 31st अक्टूबर, बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को वही किया। सर कैसे वो किया, समझाता हूं ना। द डेट इज 1 month प्रायर, द डेट इज 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब 30th सितंबर, इसका मतलब 30th सितंबर। अगर आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज 31st अक्टूबर विच इज द एक्चुअल केस, तो उसका 1 month प्रायर क्या हो गया, 30th सितंबर। तो नाउ योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट इज डिफरेंट, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट इज डिफरेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, फर्स्ट टाइम एवर। हम भी जब आईपीसीसी इंटरमीडिएट पास किया था ना, तो हम भी यही प्रोविजन पढ़ता था, लेकिन अब चेंज हो गया है। Something good has happened. Tax audit due date. The due date of furnishing tax audit report is the date 1 month prior before the due date of furnishing return of income under 139। इसका मतलब अगर आपका ड्यू डेट 30th नवंबर है तो आपका टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट है 31st अक्टूबर। अगर आपका ड्यू डेट 31st अक्टूबर है तो योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट इज 30th सितंबर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो समझे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट भी चेंज हो गया, इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न का ड्यू डेट भी चेंज हो गया। नाउ टैक्स ऑडिट ड्यू डेट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न ड्यू डेट विच इज आइदर 31st अक्टूबर और 30th नवंबर। इफ इट इज 31st अक्टूबर, योर टैक्स ऑडिट ड्यू डेट इज 1 month prior, that is 30th September, and if it is 30th November, your tax audit report is 30
1st October. If the return filing, if international transaction is 30th November, it is prior 1 month, that is 31st October. सम्स हम लोग बाद में करेंगे गाइस, पहले प्रोविजन तो सीखो. सम्स कैसे कराएं अभी, पहले प्रोविजन सीख लो. प्रोविजन को तो दिमाग में रखो, प्रोविजन का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन रखो. सम रिवीजन वीडियोस में अलग से करवाया देगा आपको. रिवीजन क्लासेस में हम लोग अलग से सम करेंगे. पहले भी हार्डकोर अमेंडमेंट पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है. सम्स बाद में आएगा. अगर आप फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो सम्स आप अपने आप पढ़ पाओगे. तो फर्स्ट प्लीज फोकस ऑन द अमेंडमेंट पार्ट प्लीज. तो समझ गया टैक्स ऑडिट में क्या अमेंडमेंट है 44AB में, समझ गया टैक्स ऑडिट में. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ध्यान रखिएगा. 44AB में 2 चेंज आए. 1 CR to 5 crore फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस अप टू 5% इन कैश, मैक्सिमम अप टू 95, आई मीन अप मिनिमम 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन, चाहे वो अदर देन कैश, बेसिकली अदर देन कैश. Then due date of tax audit report is 1 month prior to filing your return filing due date. If it is 31st October, then due date of filing tax audit report is 30th September. If the due date of filing tax, if your due date of filing income tax return is 30th November, then your due date of filing tax audit report is 31st October. तो accordingly change होता रहेगा. क्लियर हो गया. तो ये हमारा टैक्स ऑडिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है. तो नाउ आई कैन टीच यू अदर प्रोविजंस. अब आप देखना चुटकी में आपका बाकी सारा प्रोविजन करोगे. चुटकी में इतना सिंपल लगने वाला आपको, आप सोच नहीं सकते. वेरी सिंपल. तो आई वॉज इन PGBP एंड आई वॉज टीचिंग यू 35AD एंड आई वॉज टेलिंग यू दैट दिस सेक्शन इज ऑप्शनल. द ओनली चेंज इज द गवर्नमेंट हैज hinted and clarified that this section is optional. If you do not opt to claim deduction under this section, you can claim deduction under any other section. ठीक है. If you claim deduction under this section, then you cannot claim deduction, or if you opt to claim deduction under this section, you cannot claim deduction under any other section. तो इन्होंने opt वाला वर्ड को इंसर्ट किया है. ठीक है. नेक्स्ट आओ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. देखो सिंपल सा फंडा समझो, अब आपको सब समझ में आएगा. सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस याद है 35D. 1/5 of the total preliminary expenses you can get deduction over 5 years from the year in which the expenditure was incurred, and this preliminary expenditure is also maximum 5% of cost of project or capital employed, whichever is higher, और actual preliminary expenses incurred, दोनों में जो मैक्सिमम लिमिट है, whichever is जो भी whichever is lower, वो आपका डिडक्शन आपको सेक्शन 35D में मिल जाता था. सर इसमें क्या चेंज है? इसमें बस यही चेंज है कि अगर आपको सेक्शन 35D का डिडक्शन चाहिए तो आपको अपना अकाउंट्स, जिस साल आपने खर्चा क्लेम किया, जिस साल आपने खर्चा इंकर किया, उस साल का अकाउंट्स शुड बी ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट. देखिए गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले क्या होता था, हर चीज रिटर्न फाइलिंग से चलता था, लेकिन अब हर चीज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have to get your accounts audited before the date which is referred in 44AB, which is what अभी पढ़ के गए, which is 1 month prior to रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, विच इज 1 month prior to रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट. रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 महीना पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसको क्लेम करना पड़ेगा. एंड द SSE फर्निशेस फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द डिडक्शन इज क्लेम्ड द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट बाय द डेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. बेसिकली आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल होना चाहिए, और उस साल उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जब आप फाइल कर रहे हो उसका एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए. जब आप प्रैक्टिकल आओगे ना गाइस, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये हर चीज का डिस्क्लोजर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जाता है, जो एक सीए को सर्टिफाई करना पड़ता है. एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विच इज सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो as such, for examination point of view, this amendment is not at all relevant. Yes, but for your interview point of view, which you will give after clearing examination, this amendment is relevant, because your employer or wherever you are going for your job, they will definitely ask you all these amendments, because this amendment is very very relevant. For your examination purpose, that is okay, that is not relevant, because इसमें कोई as such change नहीं आया. इसमें change बस इतना ही है कि आपको जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट था वो क्या हो गया, टैक्स ऑडिट. क्या हो गया, टैक्स ऑडिट. बट ड्यू डेट अगर आप ध्यान दीजिए गाइस, अगर आप प्रैक्टिकली ध्यान दीजिए, आज भी टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट का ड्यू डेट 30th सितंबर ही है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग ड्यू डेट 31st अक्टूबर कर दिया है. बट टैक्स ऑडिट आपको 30th सितंबर तक ही खत्म करना पड़ेगा. इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 month प्रायर कर दिया, 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ताकि एक बार में आपका दोनों का प्रेशर नहीं आए. नेक्स्ट, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन. कुछ अमेंडमेंट नहीं है इसमें, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है.
कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है सर। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता था याद है? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस याद है? लॉसेस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, सेट ऑफ में पढ़े थे। लॉसेस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 4 years। क्लियर है सर? व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस? व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन? दैट इज डिफाइंड इन पीजीबीपी चैप्टर सेक्शन 43 क्लॉज नंबर 5, जो बोलता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन एक्चुअल डिलीवरी, यानी सर अगर आपने एक्चुअली डिलीवरी ले लिया शेयर्स का या सिक्योरिटी का तो वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन इफ यू हैव सेटल्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द सेम डे, जैसे मान लो आज मैंने स्टॉक एक्सचेंज से कुछ शेयर खरीदा और आज ही के दिन मैंने उसके स्क्वायर ऑफ कर दिया, मैंने उसकी डिलीवरी ही नहीं ली, मैंने उस शेयर को उठाया ही नहीं, फिजिकली मेरे पास शेयर आया नहीं, मैंने आज ही के दिन शेयर्स को स्क्वायर ऑफ भी कर दिया, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। और इसमें हम लोग ने यह भी पढ़ा था कि इफ आई एम डूइंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, आप पढ़ोगे, आपके एफएम वाले सर आपको पढ़ाएंगे डेरिवेटिव में क्या होता है ना, सिमिलरली डेरिवेटिव जैसे इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग होता है वैसे डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग होता है। तो इफ आई एम डूइंग ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, if I am doing trading in derivatives in recognized stock exchange, then even that transaction is not considered to be a speculative transaction। ठीक है, बस वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने बोला ना, यहां पर पहले लिखा हुआ था रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, तो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन वर्ड को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेक्शन 43(5) में रिमूव कर दिया और उसके जगह वर्ड डाल दिया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बस और कुछ नहीं है। लिटरल सेंस में इस अमेंडमेंट का कोई एज सच वैल्यू नहीं है। ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। इसमें अगर आपको हम और एक बात बताएं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, अगर हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसमें कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग चुका है, तो वो भी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन में नहीं आता था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं जो आप पढ़ चुके हो। फिर इसके ऊपर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप कोई कमोडिटी डेरिवेटिव, अगर आप कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो गाइस एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ना कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे एसटीटी लगता था ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में, वैसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है कमोडिटी के ट्रांजैक्शन में। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रांजैक्शन में पता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता ही नहीं है। तो दैट इज वाई एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स को प्रॉब्लम हो गया कि देखो एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा नहीं है, तो सरकार इसे स्पेक्यूलेटिव मान लेगी, जिसका भी चेंज फाइनेंस एक्ट 2018 में ही आ गया था। हम कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे, हम खाली आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग में भी अगर आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? बस तो रिकॉग्नाइज एसोसिएशन को वर्ड्स हटा के आप प्लीज अपने मैट में जाके पढ़ लो, अपने मैट के जाके देख लो, जहां पे भी आप अभी पढ़ रहे हो, प्लीज कट दैट रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन पार्ट एंड रिप्लेस इट विद द वर्ड recognized stock exchange, replace it with the word recognized stock exchange। sir how many lecture will be there for amendment? भाई अभी तो स्टार्ट हुआ है, आज का क्लास तो लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास दैट विल बी ऑन मंडे, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, कल छुट्टी आपका संडे, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, मंडे को भी हम अमेंडमेंट क्लास रखेंगे। तो आई थिंक बाय मंडे इट शुड फिनिश बिकॉज टीडीएस टीसीएस में भयंकर वाला अमेंडमेंट आया, भयंकर वाला, तो मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज कॉपरेट विथ मी गाइस, प्लीज कॉपरेट विथ मी, यू हैव टू डू ऑल दिस अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो दैट इज डन सर, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन इज डन। नेक्स्ट में आते हैं सर, ये तो जबरदस्त अमेंडमेंट है, जबरदस्त। यानी अगर आपको याद होगा एक सेक्शन था 50C और 43C, कुछ याद आ रहा है आपको? सेक्शन था 50C एंड 43C है। 50C पहले 43C बात करते हैं, आपको 50C दोनों सेम है। ये बात करता था इफ यू आर ट्रांसफरिंग लैंड और बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो, ठीक है, 43CA में यू ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग एज योर स्टॉक, यानी अगर वो आपका इन्वेंट्री है, वो आपका बिजनेस एसेट है, या फिर 50C में वो बात होता था एज अ कैपिटल एसेट, इफ लैंड और बिल्डिंग इज कैपिटल एसेट। मैं दोनों साथ साथ पढ़ा देता हूं, दोनों में सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लैंड और बिल्डिंग इफ आई एम ट्रांसफरिंग एनी लैंड और बिल्डिंग एज अ कैपिटल एसेट, तो मेरे पे लगता था कैपिटल गेन। इफ आई एम ट्रांसफरिंग लैंड और बिल्डिंग एज माई इन्वेंट्री, मेरे पे लगता था पीजीबीपी, ठीक है, विच इज 43CA। नाउ इफ यू रिमेंबर, वहां पे हम लोग ने प्रोविजन पढ़ा था दैट इफ आई एम ट्रांसफरिंग लैंड और बिल्डिंग एज अ कैपिटल एसेट और एज अ 43CA बिजनेस एसेट, योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यू हैव टू चेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, या लैंड या बिल्डिंग। If the stamp duty value does not exceed 105%,
क्या प्रोविजन पढ़े थे? इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ योर एक्चुअल कंसिडरेशन, यानी एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन 100 रुपीज है और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज जस्ट 105, यानी वेरिएंस कितना है सर? 5% का। वेरिएंस कितना है? 5% का। यानी योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दिस केस कितना है बताओ? 105% ऑफ 100। योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 105% ऑफ 100। तो अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 105%, your stamp duty value in this case is what? 105% of actual consideration। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन पिछले बार क्या किया था कि हम आपका एक्चुअल कंसिडरेशन जो मानेंगे वो जो एफईसी मानेंगे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, दैट विल नॉट बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दैट विल बी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, बिकॉज इट इज 105%, it is not exceeding 105%. Your stamp duty value is not exceeding 105% of the main consideration. It is very, मतलब डिफरेंस बहुत कम है। तो गाइस जो 105 था ना उसको चेंज करके अब 110 कर दिया, बस और कुछ नहीं है। बात बाकी सारा प्रोविजन सेम है, बात बाकी सारा प्रोविजन सेम है। 50C में हम लोग ने पढ़ा था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको चेक करना पड़ता है, बट अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना है तो ले सकते हैं, बट पार्ट कंसिडरेशन शुड बी पेड बाई या रिसीव्ड बाई अकाउंट पे चेक और प्रिस्क्राइब मोड, अकाउंट पे चेक और प्रिस्क्राइब मोड। तो ये सब में आपको पे करना पड़ सकता है, ये सब में आपको पे करना पड़ सकता है। तो यहां पर जो डिफरेंस है ना, जो 105% था, नाउ इट इज 110, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर एफईसी फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैपिटल एसेट इन सर्टेन केसेस, दैट इज सेक्शन 43CA। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110, पहले क्या था? 105, पहले क्या था? 105। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा नहीं है ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर शैल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन, शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका 110% से ज्यादा नहीं है, यानी सर इन दिस केस पता है आपका 100 अगर एक्चुअल कंसिडरेशन है, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 भी हो जाता है ना, तो भी आप एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना लोगे पता है? 100 रुपया ही लोगे। यानी सर 5% गवर्नमेंट और बढ़ा दिया, और कुछ नहीं है। ये सेम टू सेम चेंज 50C में भी है, वो कैपिटल गेन्स में हम आपको दिखा देगा। देखो नीचे, देखो नीचे नेक्स्ट पेज में कैपिटल गेन्स और पहला चेंज यही है, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एज 43CA। इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड, यू प्लीज रीड इट, ओके? इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड, यू प्लीज रीड इट। सेम टू सेम 110% वाला प्रोविजन जो 50C में इंट्रोड्यूस हुआ है और 43CA में भी सेम चीज इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके सर, ओके, सो दिस इज डन पीजीबीपी का। ठीक है, लास्ट में भी एक सिंपल अमेंडमेंट आया था 44DA। सीए स्टूडेंट्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है? सीए स्टूडेंट्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके प्रोविजन, ये आपके एग्जाम में नहीं है। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, एक तरह का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही बोला है कि अगर आप ये स्कीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी 44DA में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा सेम बिफोर द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड इन 44ABR, सेम आपको कराना पड़ेगा। यानी सर हर चीज में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गया। योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट क्या बताओ तो 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो अगर आप इस सेक्शन में आना चाहते हो ना, तो आपको टैक्स ऑडिट में प्रॉपर्ली दिखाना पड़ेगा कि आप इस सेक्शन में आना चाहते हो, और ये वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको टाइमली सरकार को फाइल करनी पड़ेगी, वरना आपको नहीं मिलेगा। सर क्लियर है, एकदम क्लियर है, आई होप एकदम क्लियर है। 44D में ज्यादा कुछ है ही नहीं, इट्स सो सिंपल। सर हो गया सर, पीजीबीपी का अमेंडमेंट भी खत्म। वाओ कितना मजा आ रहा है सर, आज का अमेंडमेंट तो मजा आ रहा है। अब आते हैं कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली आपको मैं बताऊं ना, अब आपको जो 2 मेन अमेंडमेंट करा दिया ना, बाद बाकी आपको सब वैसे लगे सेम, बार बार टैक्स ऑडिट का रेफरेंस आ रहा है, बार बार। स्लम सेल ऑफ अंडरटेकिंग बुझाइए, सेक्शन 50 भी आता है, सेक्शन 50 भी। सर प्रोविजन ये बोलता था अगर आपका स्लम सेल होता है ना अंडरटेकिंग का, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म सर्टिफाई करके आपको सबमिट करना पड़ता है, यही है प्रोविजन। तो सरकार पहले क्या बोला था पता है कि रिटर्न के समय आप दे देना, लेकिन अब गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 नहीं, टैक्स ऑडिट के समय दे देना। यानी सर अब जितने भी रिपोर्ट्स फॉर्म सब फाइल होगी ना, सब टैक्स ऑडिट के साथ फाइल हो जाएगी। खाली रिटर्न जो फाइल होगा, मेन रिटर्न, वो आपको हम 31 अक्टूबर तक टाइम दिए। आप बात समझे मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा क्यों किया गया? यानी सर अगर टैक्स ऑडिट में कोई गलती भी हो गई ना, तो अब रिटर्न में तो अल्टीमेट जब टैक्स पे करोगे ना, तो सही पे करना। तो एक मैंने आपको चेकिंग का टाइम दिया सरकार, अरे बहुत मस्त है। इस साल देखो क्या होता है, लेट्स सी हाउ इट मतलब कैसे इंप्लीमेंट होता है। अभी तो खैर कोविड की वजह से काफी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया इधर उधर। लेट अस गेट अ फ्रेश ईयर,
आई रिपीट, आई थिंक 21-22 इज गोइंग टू बी द फ्रेश ईयर। उस साल हम एक्चुअली देख सकते हैं कि उस साल कैसे 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 प्रोविजंस बनते हैं, बिकॉज 2021 जो अभी चल रहा है उसका सारा रिटर्न्स अगले साल फाइल होने वाला है, दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22। तो वी नीड टू चेक ये प्रोविजन कैसे किस तरीके से प्रैक्टिकली इंडस्ट्री इसको अब्जॉर्ब कर पाती है। बट इंडस्ट्री प्रोविजन यही कहता है स्लम सेल ऑफ अंडरटेकिंग में सेक्शन 50B में, ये एकदम एग्जाम रेलिवेंट नहीं, मैं आपको बता देता हूं एकदम एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। एवरी एसएससी इन केस ऑफ स्लम सेल शैल फर्निश अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो ने अभी भी करना पड़ता था, पहले भी करना पड़ता है, अ रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 2882, जो अकाउंटेंट का डेफिनेशन बोलता है। कब सर? जो 44AB में रेफर्ड है उसके पहले, मतलब सर ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट, ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ ये सारा फाइलिंग सब करना पड़ेगा आपको। बस यही चेंज है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का डेट आगे बढ़ा दिया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले कर दिया। क्लियर हुआ? हाँ सर। सेक्शन 50C में कोई डिफरेंस नहीं है, सेक्शन 50C 43 से अभी मैंने आपको समझाया 110% वाला जो प्रोविजन है अभी भी वही है। आई मीन जो 43C में समझाया 50C में भी यही है। ये चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कैलकुलेशन चेंज कर सकता है सम का, इट विल चेंज सम कैलकुलेशन, ये आपका सम्स का कैलकुलेशन को चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज योर सम्स कैलकुलेशन। चलिए डिस्कस करते हैं सर, अगर कुछ याद है आपको एक बार डिस्कस करते हैं। कुछ याद आ रहा है? बेस ईयर, कैपिटल गेन्स में वी हैव स्टडीड बेस ईयर, एंड बेस ईयर है 2001-2, बेस ईयर है 2001-2, दैट इज 1 अप्रैल 2001 से बेस ईयर माना जाता है। if you have purchased asset before 1-2, यानी 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर आपने एसेट एक्वायर किया है, अगर 1/4/2001 के पहले अगर आपने एसेट एक्वायर किया है तो क्या करना है? अगर आप 1 अप्रैल 2001 के पहले एसेट एक्वायर किए तो आपको याद हम क्या करते थे? जिस भी प्राइस में आप एक्चुअल परचेज किए हो, या जो भी आपका फेयर मार्केट वैल्यू 141 को है, इन दोनों में से जो भी हायर होता था, इन दोनों में से गाइस जो भी हायर होता था, हम उसी को इस दिन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते थे। याद है आपको? सर आपको याद है, पढ़ाया था हमने कि अगर आपका एसेट 141 के पहले खरीदा गया है तो योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 141 विच एवर इज हायर, बिकॉज हम इंडेक्सेशन यही से करते थे। याद है 2001-2 से हम क्या करते थे? इंडेक्सेशन करते थे, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर 100 हमको यही से मिलता था, इसलिए हम एक्चुअल कॉस्ट को 141 का फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते थे, जो भी हायर होता था हम उसको कॉस्ट मान लेते थे। बस इसी में एक छोटा सा चेंज आया है, ये जो बात मैंने बोला इसी में एक छोटा सा चेंज है, और कोई चेंज नहीं है, और बात बाकी प्रोविजन जैसा पढ़े थे वैसा ही है। यानी एफएमवी ऑन 141 और एक्चुअल प्राइस व्हिचएवर इज हायर जो हम पढ़ते थे, यहां पे सरकार ने एक छोटा सा चीज डाल दिया है कि देखो कोई बात नहीं है, आप ये लो, आप ये जो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर रहे हो ना 141 में, आप ये लो, लेकिन हमको एक दिक्कत है, गवर्नमेंट ने बोला हमको एक दिक्कत है कि क्योंकि ये प्रोविजन ध्यान से सुनना, ये प्रोविजन अगर कोई नॉर्मल एसेट है, मान लो फर्नीचर, फिक्सचर या कोई भी यार अदर एसेट जो मूवेबल एसेट है, अगर वो उसका बातचीत हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू तो हम उसी का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग गाइस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और 141 में हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है चेक करने बोल दिया आपको, लेकिन आपको उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो भी 141 वाले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 141, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 141 आपको चेक करना पड़ेगा। ओ माय गॉड सर, मतलब आप एक्चुअल परचेज प्राइस और एफएमवी, यानी सरकार बोल रही है कि एफएमवी जो है ना, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर्स में समझो आपका एक्चुअल परचेज प्राइस है 200, आपका एफएमवी आया मान लो 250, पर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 160। ध्यान से, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 160। सर यहां पे ये जो हो रहा है ना, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम जब निकालते हैं फॉर एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 141, तो वहीं पे बस गवर्नमेंट बोल रहा है कि वहां पे जब आप फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं एज ऑन 141, जब आप फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं एज ऑन 141, बस आप उस समय ध्यान रखिएगा, जो फेयर मार्केट आप वैल्यू ले रहे हैं ना एज ऑन 141, वो उस दिन का
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना सकता, लेकिन सर इस केस में तो हो गया, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 160 है, तो पता है गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्चुअल परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर लेगी, विच इज 200। आपका पहले आंसर होता 250, बट अब आपका आंसर होगा 200 बिकॉज योर फेयर मार्केट वैल्यू इज एक्सीडिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो बस यहां पे एक ही बात है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन का चेक कर लेना, उससे ज्यादा मत जाना, बस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का एक ट्रिगर पॉइंट ऐड कर दिया गया है इस केस में। चलो पढ़ते एक बार। कॉस्ट ऑफ, प्राउड ऑफ सेइंग दैट ही इज माय टीचर। सर मस्त, ओके विनीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू देवजीत। In cost of acquisition being the fair market value as on 1/4/2001 shall not exceed stamp duty value of the asset। Cost of acquisition जो आपका fair market value है, ये आपका stamp duty value से ज्यादा नहीं हो सकता। In order to compute capital gains in respect of an asset acquired before 1/4/1, the SEC has been allowed an option either to take fair market value or actual cost। ऑप्शन दिया गया है। इन केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग के लिए है बस, विच बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बिफोर 1/4/1, मतलब जो जिस प्राइस पे वो पहले खरीदा है, 1/4/1 के पहले खरीदा है, या फिर प्रीवियस ओनर के भी पहले प्रीवियस ओनर से खरीदा है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 1/4/1 शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 1/4/1। ये प्रोविजन ऐड किया गया है। Where such stamp duty is available, of course, अगर आपके पास स्टैम्प ड्यूटी अवेलेबल ही नहीं है तो फिर बात खत्म। यानी आपको एग्जामिनेशन में अगर 1/4/1 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया रहेगा तो आप कंपेयर करके चेक कर लेना कि एफएमवी एसडीवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसडीवी तक आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जहां पे एसडीवी विल एक्ट एज अ कॉस्ट, एसडीवी विल एक्ट एज अ कॉस्ट ऑफ योर एक्विजिशन। नॉर्मली एसडीवी आप सेल कंसिडरेशन के तरह समझते हो, बट यहां पे एसडीवी आपको एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरह समझना पड़ेगा। और एसडीवी का डेफिनेशन आप जानते हो, कोई नया चीज नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू व्हिच इज अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगता है, और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमको कैपिटल गेन्स में भी चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग योर इनकम टैक्स। तो सर कैपिटल गेन्स भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। सर याद है क्या बॉस, 50C में और 43CA में कितना सिमिलैरिटी, सॉरी 50C में और 56(2)(10 बोल के एक प्रोविजन पड़े थे, याद है 56(2)(10। सर अगर आपको याद होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस, मैं अगर किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 100 रुपीज में, राइट, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 140, तो मेरे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाता था 140। आई रिपीट, मैं अगर किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 100 रुपीज में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140, तो मेरे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाता था 140। फॉर मी फुल वैल्यू कंसिडरेशन इज 140। ठीक है सर, अगर आपको याद है इसमें अदर सोर्सेज भी लगेगा 56(2)(10 में। जो भी प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टी, हाउ टू गेट दिस नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। 56(2)(10 में अदर सोर्सेज में, 56(2)(10 अदर सोर्सेज में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका 140 है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आपका 100 है। तो अदर सोर्सेज में हम लोग पढ़े थे परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब सर इन दोनों का जो डिफरेंस है 140 और 100 मतलब 40। एक बार आप इसको, ठीक है 40, ये 40 जो है ना, ये 40 आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता था, लेकिन इसका भी एक लिमिट था अगर आपको याद है। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड 50,000 और 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। सर ये 5% कहां से है आपको पता है? 50C में हम लोग ने जो पहले पिछले बार 105 पढ़ा था ना, ये वही 5 एक्स्ट्रा है। इन्हें सिंपल गैप है ना यार, डिफरेंस अगर 5% से ज्यादा नहीं है तो भी, क्योंकि सेलर को जब हम एक्चुअल लेने बोल दिया तो बायर को भी हम अदर सोर्सेस क्यों लगाएगा? क्योंकि डिफरेंस तो 5% का अलाउ पिछले साल किया था ना, 5% और 50,000 विचएवर इज हायर। उससे ज्यादा अगर आपका डिफरेंस नहीं है तो आपके ऊपर 56(2)(10 नहीं लगता था। सर वो जो 5 था, अब क्योंकि 105 भी 110 हो गया है तो इस 5 को भी 10 कर देंगे। सर ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो कि अंडरस्टूड है,
ये नहीं भी मैं पढ़ाता ना तो आपको समझ में आ जाता। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है जो 56 to 10 में आपको पढ़ाया गया तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन सेक्शन 56 to 10 व्हेन एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स कंसिडरेशन सच एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल इफ इट इज मोर देन हायर ऑफ 50,000 एंड ये पहले 5% था, अब इसको क्या कर दिया है 10%। ये जो पहले 5% था इसको सरकार ने कर दिया है 10%। ये बिल्कुल बिल्कुल इंटरलिंक्ड है 50C और 43C। आई मीन 43C तो लगेगा ही नहीं इस केस में। अदर सोर्सेज में आपका प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होना चाहिए तभी आपके ऊपर अदर सोर्सेज लगेगा, बिजनेस एसेट में तो लगेगा ही नहीं। तो 50C के साथ कनेक्टेड है क्या 56 to 10, ठीक है ना। ओके, ये आइए ये बहुत भयंकर वाला प्रोविजन है, ये भयंकर वाला प्रोविजन है, समझिए। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए बहुत ध्यान से। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने मार्केट से लोन लिया, ठीक है, मैं इंटरेस्ट पे किया। मैंने मार्केट से लोन लिया, मैं इंटरेस्ट पे किया। अब इस लोन का मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैंने इस लोन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने इस लोन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने इस लोन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ये लोन जो लिया पूरा का पूरा शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। इस शेयर से मुझे डिविडेंड इनकम आया, इस शेयर से मुझे डिविडेंड इनकम आया। अब थोड़ा बात समझिए, मैं लोन लिया, लोन में मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट का खर्चा एक जगह लगना चालू। लेकिन वो लोन क्यों लिया, शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। उससे क्या इनकम आया, डिविडेंड इनकम आना चालू। तो ये डिविडेंड इनकम तो आपका अब क्या हो गया है, टैक्सेबल हो गया है आपके हाथ में टैक्स, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देती। पहले क्या होता था, डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाता था तो आप इतना माथा नहीं लगाते थे। लेकिन ये डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया तो आप क्या सोचेंगे, अरे ये खर्चा भी तो लगा, ये पैसा आया कहां से मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, लोन लेकर। तो लोन में जो इंटरेस्ट पेमेंट किए तो आप क्या करेंगे पता है, आप डिविडेंड में से इंटरेस्ट इनकम माइनस कर लेंगे। बिकॉज अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 57, आई रिपीट, अदर सोर्सेज में हमने सेक्शन 57 पढ़ा है जो बोलता है अगर कोई भी खर्चा डायरेक्टली लग रहा है टू अर्न एनी इनकम, any expenditure incurred directly to earn any income which is taxable in income from other sources but that expenditure is not a capital expenditure, then in that case वो खर्चा का डिडक्शन आप income from other sources में ले सकते हो। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये इंटरेस्ट डायरेक्टली मेरा इंकर हो रहा है टू अर्न डिविडेंड इनकम, तो ये मैं इंटरेस्ट का खर्चा का डिडक्शन अपने डिविडेंड इनकम में से ले लूंगा। तो इन दैट केस क्या होगा, हम इंटरेस्ट का खर्चा तो कर दिया, डिविडेंड इनकम में से माइनस कर दिया, तो नेट इनकम हम सरकार को बोलेगा मेरा टैक्सेबल है। बस इसी बात पे गवर्नमेंट ने एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। गवर्नमेंट ने बोला चलो हम मानते हैं आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लो डिविडेंड इनकम में से, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। बस इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा डिविडेंड इनकम ही साफ कर दिया आप इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लेके, तो कोई इनकम ही नहीं बचेगा आपका। तो सरकार ने बोला ठीक है, अगर 10 लाख का डिविडेंड आया तो तुम 2 लाख का इंटरेस्ट का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकता है। तुम उससे भले तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा लगा है बट तुम मैक्सिमम लिमिट कर दिया इसमें डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन लेने का 20%। यही है बस, और कुछ नहीं है। योर मैक्सिमम डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो भी कौन सा एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कोई और अदर एक्सपेंस का बात नहीं किया, खाली इंटरेस्ट एक्सपेंस का लिमिटेशन किया है। तो लेट्स सी एक बार, लेट्स सी, चलो एक बार देखते हैं। डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स अंडर 57 फ्रॉम एनी डिविडेंड इनकम, फ्रॉम एनी डिविडेंड इनकम। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लिमिटेशन है, आइए देखते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। याद है 1034 जहां लगता था और जहां 1035 लगता है, ये उसका बात कर रहा है कि कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा डिविडेंड इनकम में से या इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का यूनिट्स में से, अदर देन डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियरली बोल दिया है कि वो डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में कोई डिडक्शन मत लेना। ओ माय गॉड सर, बाकी कोई खर्चा नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। आप ले सकते तो खाली इंटरेस्ट का खर्चा ले सकते हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो इन एनी प्रीवियस ईयर, और ये डिडक्शन भी 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता।
जो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन लो, लेकिन 20% से ज्यादा ऑफ द इनकम, जो इनकम आया ना डिविडेंड, उससे ज्यादा, उसका 20% से ज्यादा नहीं ले सकते। यानी सरकार इन शॉर्ट 80% को तो टैक्स करेगा, कभी ना कभी 80% तो हमेशा ही टैक्स होगा। 20% आप डिडक्शन ले लो, 80% हम, अच्छा डिडक्शन भी तब जब आप इंटरेस्ट का खर्चा कियो यार, 2 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा कियो तो 2 लाख तक का तो मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, ठीक है। और इनकम फ्रॉम यूनिट्स इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, मतलब जो भी आपका म्यूचुअल फंड का डिविडेंड इनकम है वो उसका 20% से ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते फॉर दैट ईयर विदाउट एनी डिडक्शन, और आपको सेक्शन 57 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी डिविडेंड इनकम में आपको मैक्सिमम 20% का हम इंटरेस्ट का खर्चा दे सकते हैं और हम कोई डिडक्शन आपको नहीं देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो जब डिविडेंड इनकम को टैक्स करेंगे ना, तो एक बार इंटरेस्ट में जरूर देख लेना कि वो इंटरेस्ट किसके लिए लिया आपने, किसके लिए पे किया है, लोन के लिए पे किया है, वो लोन किसके लिए यूज किया है। अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए किया है तब बात खत्म, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए किया है तब उस इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना मत भूलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो भी मैक्सिमम कितना, 20%। मैक्सिमम कितना, 20%। 20% ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपको, आई मीन डिविडेंड इनकम आपको अलाउ किया जाएगा मैक्सिमम, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। क्लियर है? बस सर, अदर सोर्सेज में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेट ऑफ में तो भैया नाम क्या है, मैंने पूरा सेट ऑफ आपको मतलब बहुत अनइंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट है। यहां पे एक ऑलरेडी एक प्रोविजन था 72AA, ये वापस से इसका स्कोप को वाइडन कर दिया बस, और कुछ नहीं है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। सर नॉर्मली आपको याद है ना 72A, अगर 2 कंपनी का अमेलगमेशन हो रहा है तो जो अमेलगमेटिंग कंपनी है उसका सारा लॉसेस अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। यानी अमेलगमेटेड कंपनी उस लॉसेस को खुद फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और सेट ऑफ कर सकता है। ये हमने पढ़े थे 72A में। एक ऐसा ही सेक्शन है 72AA जो यही बात कहता है कि अगर आपका कोई लॉस है या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अगर एक अमेलगमेशन हो रही है, 2 स्पेशल अमेलगमेशन, ये है सर्टेन केसेस, यानी स्पेशल अमेलगमेशन है। तो स्पेशल अमेलगमेशन में नॉर्मली हम ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं कि एक बैंक्स, अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ, कि एक बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो रहा है, ठीक है, तो बैंक्स का मर्जर तो नॉर्मल होता है। अभी हाल फिलहाल में कितना बैंक्स का मर्जर हुआ है। तो जो अमेलगमेटिंग कंपनी है, जो ट्रांसफर हो रहा है न्यू बैंक में, तो वो वाली जो बैंक है ना गाइस, वो वाली जो बैंक है उसका सारा लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हो जाता है टू द न्यू बैंक जिसमें वो मर्ज हुई है। तो ये प्रोविजन में कोई चेंज नहीं आया, इसका खाली इसमें 2-4 अमेलगमेशन को और ऐड कर दिया है। पहले इसमें क्या था, खाली बैंकिंग कंपनी कवर्ड था, इसमें खाली बैंक्स। 72AA में खाली बैंक्स को कवर किया गया था जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गवर्नड है। बट कुछ ऐसे बैंक्स भी है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जो इस सेक्शन में कवर नहीं थे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अमेलगमेशन होता था तो सरकार को लगता था यार लॉसेस जो अमेलगमेटिंग कंपनी के पास है वो आगे बढ़ नहीं पाता था, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता था, सेट ऑफ नहीं हो पाता था न्यू बैंक में। तो इस प्रोविजन में इन्होंने थोड़ा चेंज किया, खाली जो प्रॉब्लम होता था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को, इन 2 को, बस इतना ध्यान रखो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को भी इस सेक्शन का बेनिफिट दे दिया गया, और कुछ नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को भी इस सेक्शन का बेनिफिट दे दिया गया फाइनेंस एक्ट 20 में, बस और कुछ नहीं है। तो अब देखो नेचर ऑफ अमेलगमेशन कवर्ड में अगर मैं देखो ना, नेट में यही 2 है जो ऐड हुआ है, नेट में यही 2 जो ऐड हुआ है, पहला वाला पहले से ही था, ये कोई नया सेक्शन नहीं है। So where there has been amalgamation of one or more banking company with another banking institution, one or more corresponding new bank or banks, ये हो गया public sector bank, with any other new bank under a scheme by central government under section of banking companies का acquisition and transfer of undertaking act और banking company का transfer undertaking 1980 और मतलब सर जब banks में आपस में transfer होता है ना, acquisition होता है, तो इस act के अंदर govern होता है जो government banks होते हैं, basically क्या होते हैं, public sector banks होते हैं, तो इनके ऊपर भी ये section लागू कर दिया गया, उनको भी ये बेनिफिट दे दिया गया। सिमिलरली इंश्योरेंस बिजनेस में जो गवर्नमेंट कंपनी है उनको भी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये अमेलगमेशन मर्जर का प्रोविजन इन्होंने बना दिया है और यहां पे भी इनको बेनिफिट मिल जाएगा। ये क्या है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये आप प्लीज एक बार मैथ से नोट से पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब आपने को पता है जो आपका बिजनेस लॉस है
जो आपका बिजनेस लॉस है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी हमें पता है, जो हम सेट ऑफ वाले चैप्टर में जानते हैं। तो ये दो लॉस जो है आपको अल्टीमेटली आने वाले सालों में यानी अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा और वो इसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये रहा हमारा सेट ऑफ, कुछ नया चीज नहीं है। डिडक्शंस में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिडक्शंस में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हाथ तक घोड़ा एग्जामिशन है ही नहीं सर, बस खत्म अमेंडमेंट। बस आज का ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद मैं आज आपका छुट्टी करता हूं। हम नेक्स्ट क्लास मंडे को लेंगे, ठीक है ना। मंडे को हमारा पार्ट 3 वाला क्लास होगा, बी रेडी, सेम टाइम होगा, हम उस दिन आपका क्लास कंटिन्यू करेंगे। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 में एक सेक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं, 80EE। 80EE क्या बोलते हैं सर, अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसके लिए आप लोन ले रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन हम दे देंगे, बट दैट विल नॉट एक्सीड 1,50,000। गाइज अगर आपको पता होगा, उसका लास्ट डेट पता है 31 मार्च 20 तक था। मतलब अगर आप लोन लिए हो 1419 और 31 मार्च 20 के बीच में, तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलता था। बट ऑब्वियसली अब 1920 तो चला गया है, अब फिर 2021 आ गया है, तो सरकार ने एक साल इसको बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया है। इसमें खाली ये बोला कि लोन जो सैंक्शन होगा वो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टिल 31 मार्च 21, मतलब जो 1920 और 2021 था उसको, जो खाली 19-20 का साल था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, वरना ये सेक्शन इररिलेवेंट हो जाता। यानी अब लोन 1419 से लेके 31 मार्च 21 तक कभी भी अगर सैंक्शन होता है तो आपको इस साल इसका डिडक्शन मिल जाएगा। 80EE में कुछ चेंज नहीं है, जो नॉर्मली 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा, जो कंडीशन पहले था अभी भी वही है, कहीं सैंक्शन ईयर में 1 साल का और आगे बढ़ा दिया। वो करना ही था, नहीं करते तो ये सेक्शन बेकार हो जाता। ठीक है, 80G भैया, कोरोना से तो सब डरता है कोरोना से तो सब डरता है, कोरोना से डरो ना। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक फंड बनाया था, अगर आपको याद है न्यूज में बहुत चर्चा में था, पीएम केयर्स फंड। शायद आप लोग भी कोई हो सकता है डोनेट किए होंगे कोविड टाइम में, तो ऑब्वियसली अगर डोनेशन आएगा तो डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट देंगे ना। तो सरकार ने क्या किया पता है, पीएम केयर्स फंड बना दिया, जिससे कोविड जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड था उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट किया, डोनेशन लिया आम जनता से और उसको कोविड पर्पस के लिए डेफिनेटली यूज किया। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड अगर एग्जाम में आ गया ना पीएम केयर्स फंड, तो चौकन्ना मत होना, अरे यार ये तो हम तो व्हाट्सएप में पढ़े थे, हम तो न्यूज में देखे थे, इसके बारे में हम जानते नहीं है, बाहर से सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ लॉ के हिसाब से होता है। पीएम केयर्स फंड में अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। जैसे आपको नेशनल रिलीफ फंड ये सब मिलता है ना, वैसे 80G में भी आपको पीएम केयर्स फंड में, किसमें, पीएम केयर्स फंड, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, इमरजेंसी के लिए फंड बनाया गया पीएम केयर्स फंड, इसमें आपको 100% क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये जो भी है आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट रीड कर लेना एक बार, एकदम भी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, एकदम भी रेलिवेंट नहीं है, कुछ भी पढ़ने का दरकार नहीं है आपको, जस्ट रीड इट। आपके सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, एक बार रीड कर लेना। आपके एग्जाम में ना तो आपके स्टडी मैट में इंक्लूडेड है, लेकिन मैं आपको एक बार करवा देना चाहता हूं, एक बार फाइनेंस एक्ट में आया, फाइनेंस एक्ट का अमेंडमेंट है, तो एक बार खाली देख के चला जाना प्लीज। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, रेलिवेंट है नहीं। ठीक है ना, चलिए, सो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हमारा हुआ। नेक्स्ट सेक्शन है 80GGA। सर ये तो आप जानते हैं, सेक्शन 35 का डिडक्शन जो हमें पीजीबीपी में मिलता था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है, वो डिडक्शन आपको सेक्शन 80GGA में मिलता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में। याद है कि अगर आपका पीजीबीपी इनकम नहीं होता है और आप अगर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हो या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वहां पर आपको 80GGA का डिडक्शन मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं सर। इसमें एक प्रोविजन था कि कैश डोनेशंस 10,000 से ज्यादा आप डोनेशन दे रहे हो कैश में, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता था। वो जो 10,000 का जो लिमिट है ना, सरकार ने उसको 2 कर दिया है। पहले 80G में भी गाइस 2000 है, बता देता हूं, 80G में भी 2000 का लिमिट है और 80GGA को भी अब 2000 ही कर दिया। पहले क्या था पता है, 80G में भी 10 था, 80GGA में भी 10 था। 80G को तो 10 से 2 कर दिया था, बट 80GGA में शायद ये लोग करना भूल गया था, जो लोग अभी कर दिया है कि 80GGA में भी अगर आप डोनेशंस कर रहे हो तो उस सेक्शन में अगर 2000 से ज्यादा कर रहे हो तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। हाँ, 2000 तक कर रहे हो तो आपको कैश अलाउड है। तो डिक्रीज इन लिमिट ऑफ कैश पेमेंट अंडर 80GGA, तो no deduction shall be allowed under 80GGA on any sum exceeding 2000 unless such sum is paid by any mode other than cash, unless it is made by any mode other than कैश। अब पता है डोनेशंस में मैं आपको जनरल बताता हूं, ये आपको ऊपर भी दिखेगा, ये जो मैं आपको बोला ना ऊपर रीड करने के लिए, इसमें भी यही चीज है। गवर्नमेंट क्या चाह रहा है ना, डोनेशंस में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस किया इस बार, कि आज अगर एक डोनर है, ठीक है, और एक डोनी है, डोनी मतलब जो जिसको मिला है,
तो डोनर तो बोलेगा कि हम 80G में डिडक्शन लेंगे, तो गवर्नमेंट ने पता है डोनी के ऊपर थोड़ा कंप्लायंसेस बढ़ा दिया। डोनी को बोला कि आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और उन सब का नाम लेना पड़ेगा, उन सब का नाम लेना पड़ेगा, उन सब का फॉर्म में नाम जमा करना पड़ेगा कि आपको किन किन से डोनेशन मिला। अकॉर्डिंगली सरकार ये 80G का जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे ना, उससे ट्रैक कर लेंगे, उस रिपोर्टिंग से ट्रैक कर लेंगे कि आपको किन किन से डिडक्शन मिला, उससे ट्रैक कर लेंगे कि आप सही क्लेम किए ना। आज अगर मैं बोलता हूं मैं आपके फंड में डोनेट किया हूं, ठीक है, तो आपको सरकार को बोलना पड़ेगा, आपको सरकार को बोलना पड़ेगा कि हां मैंने आपको डोनेट किया है, तो सरकार मानेगी अच्छा आपको मिला है इनसे। मैं भी बोल रहा हूं मैं सरकार को बोल रहा हूं मैंने आपको डोनेट किया है। सरकार आपसे भी पूछेगी क्या आपको इनसे कोई डोनेशन मिला है, आपको बोलेगा हां सर, तब जाके सरकार मेरे को डिडक्शन अलाउ करेगी। बस यही चीज आ गया है कि डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द पेई मतलब डोनी, जिसको पैसा दिया गया है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना, अगर आप ये नहीं बोलेंगे ना सरकार को कि मैंने आपको डोनेशन नहीं दिया है, या आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो सरकार मेरे को डिडक्शन नहीं देगी। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यही छोटा सा प्रोसीजरल कंप्लायंस बढ़ा है डोनी के लिए। रीड कर लो एक बार। इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द क्लेम ऑफ द एसएससी फॉर डिडक्शन इन द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय हिम शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच सम फर्निश्ड बाय द पेई। आप जो इंफॉर्मेशन देंगे ना इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सब्जेक्ट टू दैट वेरिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी पिक एंड चूज करेगी, किसी का भी डिडक्शन चेक कर लेगी। अगर उनका इंफॉर्मेशन नहीं क्रॉस चेक हुआ डोनी का इंफॉर्मेशन से, अब मैंने बोला मैं 1 लाख का डोनेशन क्लेम कर रहा हूं डिडक्शन, आप बोलेंगे नहीं आपको मेरे से 50 मिला, तो सीबीडीटी मेरे को 50 ही देगी, इनकम टैक्स रिटर्न में मेरे को 50 ही देगी। तो बेसिकली क्रॉस चेक फैसिलिटी इंसर्ट हुआ है डोनेशंस वाले सेक्शन में, सेम टू सेम 80G में भी है, 80GGA में भी सेम है और 80G में भी सेम है। एग्जाम रिलेटेड बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ये सब एग्जाम रिलेटेड अमेंडमेंट से नहीं है, बट फाइनेंस एक्ट 20 में आया है तो मैं आपको सब चीज पढ़ा दे रहा हूं, एक बार देखकर चला जाना, नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट सर सेम, अगर आपको याद है 80IA में आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, सीए स्टूडेंट्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। 80IA में आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, 80IA में जब आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है तो हम वहां पे ये भी समझ रहे हैं कि आपको 80IA का डिडक्शन तभी मिलता है, हम ऑलरेडी जानते हैं गाइस, ऑलरेडी जानते हैं आपको 80IA का डिडक्शन तभी मिलता है जब आप उसे क्लेम करते हो रिटर्न में, ठीक है। अब क्या होता है देखो, सब कुछ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी जाता है, एवरीथिंग गोज इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, यानी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा हुआ रहता है कि आपका इतना डिडक्शन है, आपका इतना डिडक्शन है। तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मतलब 44AB, और 44AB मतलब 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट से 1 महीना पहले तक, रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट से 1 महीना पहले तक आपको एटलीस्ट आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना। तो यहां पे भी सेम बोल रही है कि अगर आपको 80IA का बेनिफिट चाहिए ना, तो प्लीज इंश्योर कि आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल कर देना, हर चीज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे है। तो डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड अनलेस द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव बीन ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड इन 44AB व्हिच इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्लियर है? तो 80IA में एक सिंपल सा प्रोसीजरल चेंज है, बताया एक चेंज से देखो कहां का चेंजेज हो गया। 80IC वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप्स। सर स्टार्टअप्स को हम डिडक्शन देते हैं, सबसे पहले बता दूं स्टार्टअप का जो डिडक्शन है उसमें चेंज आया है। सर पहले आपको 7 साल में 3 साल, कोई भी 3 साल, 7 साल में कोई भी 3 साल आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 7 सालों में आप कोई भी 3 साल 80IC में स्टार्टअप का स्टार्टअप बोलता है कि स्टार्टअप्स कोई भी 7 साल में, पहला 7 साल में कोई भी 3 साल डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस 7 साल को बढ़ा के कर दिया गया 10 साल, बस और कुछ नहीं है। बोलता है डिडक्शन में एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी बे क्लेम फॉर एनी 3 years आउट ऑफ 10 years, पहले क्या था 7 साल था, आउट ऑफ 10 years बिगिनिंग फ्रॉम देयर इन विच स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दिया है, 7 से 10 कर दिया, उस 10 में कोई भी 3 साल आप चूज कर लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80IAC का। और स्टार्टअप का डेफिनेशन में भी चेंज कर दिया है। स्टार्टअप का डेफिनेशन बोलता है कोई भी कंपनी या LLP जो इनकॉर्पोरेटेड है और एलिजिबल बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर पहले था 25 करोड़, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए था जिस साल भी वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है। अगर वो 25 करोड़ एक्सीड करता है तो आप स्टार्टअप का डेफिनेशन में नहीं आते, अकॉर्डिंगली आप डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस 25 करोड़ को अब गवर्नमेंट काट के क्या कर दिया, 100 करोड़ लिमिट बढ़ा दी है। लिमिट बहुत अच्छा खासा बढ़ाई है,
डबल से भी ज्यादा, इनफैक्ट ट्रिपल से भी ज्यादा, इनफैक्ट 4 टाइम्स कर दी है, which is a welcome amendment, boosting more and more startups coming in the country. Total turnover of the business of the startup shall not exceed 100 crores in the year relevant to the year in which deduction is claimed. जिस साल डिडक्शन क्लेम किया उस साल देख लो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर, अगर हुआ तो स्टार्टअप का डेफिनेशन में नहीं आप फॉल करते, अकॉर्डिंगली आपके ऊपर ATIC एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 7 साल का लिमिट कर दिया गया 10 साल और 25 करोड़ का लिमिट कर दिया गया है 100 करोड़। सेम 80IB में भी आप जो टैक्स हॉलिडे क्लेम करते हो वहां पे भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ही क्लेम करना पड़ेगा और वहीं पे आपको फर्निश करना पड़ेगा अपना सारा डिटेल्स कि आप कितना 80IB का डिडक्शन में सर्टिफाई करना पड़ता है कि आपने डिडक्शन करेक्टली क्लेम किया। बेसिकली टैक्स ऑडिटर जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ही सर्टिफाई करता है कि आपने करेक्टली डिडक्शन 80IB का क्लेम किया है, ठीक है ना। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मल्टीप्लेक्स थिएटर, कन्वेंशन सेंटर्स और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग हॉस्पिटल्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि रूरल एरिया में है या फिर कहीं पे भी अदर देन एक्सक्लूडेड एरिया। कुछ एक्सक्लूडेड एरियाज है वहां पे छोड़ के कहीं पे भी हॉस्पिटल अगर होगा तो उनको 80IB का टैक्स हॉलिडे मिलता है, लेकिन उनको डिडक्शन क्लेम सही तरीके से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फर्निश करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। सेम चीज 80IBA में भी हुआ। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अगर आपको याद है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, सर हर चीज में ना एक डेट का बस अमेंडमेंट किया है, डेट का अमेंडमेंट किया है। अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया गया, पहले क्या था पता है 31 मार्च 20 इसका लास्ट डेट था। अब बताइए मेरे को 2021 में ये कैसे लगेगा ही नहीं। तो सरकार ने क्या किया पता है, 1 साल से इसको बढ़ा दिया, 1 साल से बढ़ा दिया, बोले ठीक है 1 साल और दे देते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अगर 1 जून 16 के बाद 1 जून 16 या उसके बाद बट बिफोर 31 मार्च 21 होता है तो हम आपको 80IBA का टैक्स हॉलिडे दे देंगे, हम आपको 80IBA का टैक्स हॉलिडे देंगे फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू हाउसिंग प्रोजेक्ट इफ द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी आफ्टर 1 जून 16 बट ऑन बिफोर 31 मार्च। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो ऑब्वियसली डीम्ड है, इसमें कोई नया बात क्या है। सर सेम चीज था 80JJAA का भी डिडक्शन आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर 80JJAA। याद है न्यू एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये न्यू एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, बस खत्म, क्लास खत्म। ये न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन याद है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट incurred for the 3 years from the year in which the expenditure is incurred। तो इन दैट केस आपको 30% का डिडक्शन तब तक मिलता रहेगा जब आप अकाउंटेंट अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपका वो फिगर को स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। तो नो डिडक्शन इज अलाउड अनलेस दिस इज फर्निश्ड द रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन दिस बिफोर द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड टू इन 44AB। हर चीज में ये चीज है ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो आज अपने यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा ये डिडक्शन बाकी है ATM का, ये फ्रेश माइंड से करना पड़ेगा क्योंकि न्यू सेक्शन है ये। हमने ATM नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेगा और बस तब चालू होगा ताबातोड़ TDS। भयंकर अमेंडमेंट है, भयंकर, सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते इतना अमेंडमेंट है TDS वाले चैप्टर में। आई रिपीट, मतलब न्यू सेक्शंस भी है और एग्जिस्टिंग सेक्शन में भी काफी चेंजेस है, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू ऑल दीज अमेंडमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। ज्यादा देखिए मेन अमेंडमेंट क्या था, रिटर्न में अमेंडमेंट था 31 अक्टूबर, वर्किंग पार्टनर हट गया है, कोई भी पार्टनर के लिए एप्लीकेबल होगा, कंपनी LLP के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब पर्सन भी साइन कर सकता है, ठीक है। 80IB, 80IBA, 80JJAA सब के ऊपर 80IC में टर्नओवर लिमिट बढ़ गया है, 80I में भी 44A में भी दिखाना पड़ेगा, 80GGA में भी कैश डोनेशंस का लिमिट बढ़ गया, कम हो गया, 2000 हो गया, और डोनी को पे को अपना इन्फॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर चीज 80G में भी है कि डोनी को अपना इन्फॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा, और डोनी के ऊपर एक बहुत बड़ा एड ऑन कंप्लायंस कर दिया कि जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं ना उनको बहुत सारा कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, उनको बहुत सारा तरीके से सरकार से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो कैसे अप्रूवल लेना पड़ेगा वो याद दिया हुआ, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, एक बार रीड करके चला जाना। PM केयर्स फंड को 80G में डोनेशन में नोटिफाई कर दिया हम, 80G में वो फॉल करेगा PM केयर्स फंड। 80AA का टाइम लिमिट ऑब्वियसली 1 साल से बढ़ा दिया गया है। 72AA में पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को भी उसका बेनिफिट मिलेगा अगर दोनों के बीच में अमेलगमेशन हो रहा है, तो ये तो ऑब्वियस बात था। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन खाली मिलेगा आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, और वो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम विच यू आर रिसीविंग, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।
इनकम डिफरेंस जो आप परचेज करते हो इमल प्रॉपर्टी लोअर कंसिडरेशन में 56 to 10 में, तो डिफरेंस आप जब आपका 50,000 से ज़्यादा नहीं है, 5% ऑफ द कंसिडरेशन से ज़्यादा नहीं, तो डिफरेंस आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते हो। क्लियर है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप डिफरेंस को टैक्सेबल कर देते हो। 56 to 10 बोलता है वो डिफरेंस 5% नहीं 10% होगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला 105 से 110 हो गया है, इसलिए यहाँ पे भी 10% का डिफरेंस आपको अलाउ किया जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो ही टैक्स करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपका होता है फेयर मार्केट वैल्यूएशन 141 दैट शैल नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द एसेट। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आप 141 के पहले खरीदे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, इसमें कोई खास बात नहीं है। 44AB का टाइम लिमिट चेंज हो गया है 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट का रिटर्न भी चेंज हो गया, 31 अक्टूबर हो गया है जो 30 सितंबर था। टैक्स ऑडिट का लिमिट में अब बिजनेस वालों के लिए 2 लिमिट है, एक 1 करोड़ का लिमिट है और 2 करोड़ आई मीन 5 करोड़ का भी लिमिट है। 5 करोड़ का लिमिट किसके लिए? उनके लिए जो एग्रीगेट में कैश रिसीट्स साल में 5% से ज्यादा नहीं है एंड एग्रीगेट में कैश पेमेंट्स 5% से ज्यादा नहीं है। ठीक है? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में कुछ खास नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लेम करना पड़ेगा। 35AD एक ऑप्शनल स्कीम है, नहीं जाना है मत लो यार, 35AD कोई कंपलसरी नहीं आप में, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल आपका जो लिमिट होगा कंट्रीब्यूशन का, जो आपको मैक्सिमम हम एग्जाम करेंगे वो है 7,50,000 तक आपका कोई टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा होते ही आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा क्लास का एक ओवरऑल समरी ऑफ अमेंडमेंट्स। फटाफट मैंने आपको 2-4 मिनट में भी करा दिया। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर फॉर योर मच डेडिकेशन टुवर्ड्स अस, लव द क्लास एंड यूजर। थैंक यू सो मच विनीत। आई होप सब स्टूडेंट्स को आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। वेट फॉर द क्लास जो हम मंडे को रिलीज करेंगे, मंडे को हम करेंगे, और मंडे दैट इज 15 फरवरी को हम क्लास करेंगे गाइस। ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट। एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से नोट्स को दोबारा पढ़ के फिर से अमेंडमेंट को प्रॉपर अपडेट कर लो। ठीक है ना? चलिए बाय बाय।